एवरीवन डिस्कस करेंगे आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में एसएससी सीजीएल टायर 1 2022 के जो भी आपके पर्टिकुलर एग्जाम हुआ था 2 दिसंबर 2022 में, जो आपका ये पर्टिकुलर शिफ्ट की टाइमिंग भी आप यहाँ पे देख सकते हैं 2:30 पीएम से लेकर के 3:30 पीएम के बीच आपका ये पर्टिकुलर शिफ्ट हुआ था। इसमें आपके जनरल अवेयरनेस में 25 क्वेश्चंस पूछे गए थे। मैं आपको बता दूं एसएससी सीजीएल टायर 1 2022 के एग्जाम्स में टोटल आपके जो 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बेसिकली आपको याद रखना है एसएससी सीजीएल टायर 1 के एग्जाम्स में इसमें आपके जो है 25 क्वेश्चंस आपके मैथ्स के होते हैं, 25 क्वेश्चंस आपके जो रीजनिंग के पूछे जाते हैं, 25 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश के पूछे जाते हैं और 25 क्वेश्चंस जनरल अवेयरनेस के पूछे जाते हैं। तो मैं इन सारे 25 क्वेश्चंस को इस पर्टिकुलर वीडियो में काफी डिटेल में डिस्कस करूंगा जो आपकी इस पर्टिकुलर शिफ्ट में आप बोल सकते हैं कि पूछा गया था। तो आइए शुरू करते हैं फिर आज का इंपॉर्टेंट वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए हुए। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आपको बेसिकली जो है क्या करना है कि आपको जो है इन चारों फेमस पर्सनैलिटी में से आपको जो सेलेक्ट करना है वो बेसिकली आपके बोल सकते हैं कि ये आपका जो है ये आपका एक डांस एजुकेशनिस्ट भी थे और उसके साथ साथ जो एक प्रोमिनेंट आपके जो है विख्यात आप बोल सकते हैं कि मोहिनीअट्टम के एक्सपोनेंट भी थे। तो इन फेमस पर्सनैलिटी में से कौन थे तो आपको बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे जो है माधवी मुदगल और सेकंड ऑप्शन आपका जो है शगुन भूतानी और थर्ड ऑप्शन आपका जो है मोहन राव कलीनपुरकर और ऑप्शन डी आप में मेंशन है डॉक्टर कनक रेले। तो ये बेसिकली आपके ये डॉक्टर कनक रेले जो है फेमस आप बोल सकते हैं कि एक्सपोनेंट भी थे और उसके साथ साथ ये आपका जो एकेडमिक भी है जो किसके लिए फेमस है आपके मोहिनीअट्टम। अब मोहिनीअट्टम बोल सकते हैं कि क्लासिकल डांस होता है और एक ही स्टेट का क्लासिकल डांस है तो मोहिनीअट्टम आपका जो केरल स्टेट का क्लासिकल डांस होता है। आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट पे फोकस रखना है जो आपके ऑप्शन में मेंशन था इस पे आपको एक नजर मारनी है। तो ये आपके जो है माधवी मुदगल जो है बेसिकली आप बोल सकते हैं कि जो है ये किस डांस से बिलोंग करती हैं तो आप बोल सकते हैं कि ओडिसी। और ओडिसी एक प्रकार का जो है ये भी एक प्रकार का जो क्लासिकल डांस है जो ओडिशा स्टेट में हमें देखने को मिलता है। और ये आपके जो है शगुन भूतानी जो है ये भी बोल सकते हैं कि ओडिसी डांस से ही बिलोंग करती हैं, ये भी ओडिसी के ही डांसर हैं। तो ये बेसिकली जो है ओडिसी जो आपका जो क्लासिकल डांस होता है वो ओडिशा स्टेट का क्लासिकल डांस होता है। आपका ऑप्शन में ये भी दे रखा था मोहन राव शंकर राव कलीनपुरकर, ये जो है बोल सकते हैं कि कथक के डांसर हैं और ये बोल सकते हैं कहां से बिलोंग करते हैं ये कर्नाटक स्टेट से बिलोंग करते हैं। और ये कथक भी एक प्रकार क्लासिकल डांस है जो हमें नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलता है, स्पेशली जो आप बोल सकते हैं उत्तर प्रदेश में हमें कथक देखने को मिलता है। कनक रेले आप बोल सकते हैं इनका जन्म जो है 11 जून 1937 में हुआ था। एक प्रकार के जो है ये कोरियोग्राफर और इनका एकेडमिक भी है आप बोल सकते हैं कि इनके नाम से कनक रेले के नाम से। और ये किसके लिए आपके जो फेमस है मोहिनीअट्टम, और मोहिनीअट्टम एक प्रकार का जो इंपॉर्टेंट क्लासिकल डांस है आपका जो केरल स्टेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आपको बताना है कि फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आपके जो है इस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछे जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड। तो सेकंड क्वेश्चन आपसे केमिस्ट्री का ही पूछ रहा है जो आपको बताना है। ये बेसिकली जो है अगर मैं बात करूं ये मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल के अनुसार आपको बताना है जो एक्का एल्युमिनियम का एटॉमिक मास बताना है। जो आगे चलकर के एक्का एल्युमिनियम को जो है जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हुआ था उसको रिप्लेस किया गया था किस एलिमेंट से, गैलियम से जो है उसको रिप्लेस किया गया था। इट मींस अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गैलियम का पुराना नाम क्या था तो गैलियम का पुराना नाम था आपका जो एक्का एल्युमिनियम था। इसका एटॉमिक मास आपको बताना है, लेकिन गैलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, गैलियम का एटॉमिक नंबर 31 होता है। तो आपको बताना है एटॉमिक मास किसका, एक्का एल्युमिनियम का, जब उस समय जो डिस्कवरी हुई थी इस पर्टिकुलर एलिमेंट की। तो 95 होता है या फिर 83 या फिर 68 या फिर जो 50। तो याद रखिए एक्का एल्युमिनियम का एटॉमिक मास कितना था, एक्का एल्युमिनियम का जो है आपका एटॉमिक मास 68 था। मैं आपको काफी डिटेल में जो है आपके सामने डिस्कस करूंगा। ये आपका जो है मेंडलीव्स का जो पीरियोडिक टेबल ये सारे के सारे पॉइंट्स मैंने एनसीईआरटी से ही जो है कंपाइल किए हैं। तो ये आपके जो है दिमित्री इवानोविच मेंडलीव्स जो एक प्रकार के जो है रूस के बोल सकते हैं कि केमिस्ट थे और ये जो है बोल सकते हैं कि इनका एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इनको मानते हैं कि जो अर्ली डेवलपमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, जो आपका पीरियोडिक टेबल का जो अर्ली डेवलपमेंट हो रहा था इनका जो स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन था। जब इनको जो है बोल सकते हैं कि इनके समय में जिन्होंने क्या करे थे एलिमेंट्स को जो है उन्होंने अरेंज किया था। इनका आधार क्या था, इनका आधार जो अरेंजमेंट का जो है जो भी आपके एलिमेंट्स को अरेंज करे तो उनका बेस था उनके जो है आप बोल सकते हैं कि मेंडलीव का बेस क्या था एलिमेंट्स को अरेंज करने का। तो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज को ध्यान में रख करके आप बोल सकते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टीज थी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, एटॉमिक मास के बेस पर उन्होंने जो एलिमेंट को जो है अरेंज करना स्टार्ट किया था। और आप बोल सकते हैं कि जो और उनके साथ साथ उन्होंने देखा था कि कुछ सिमिलैरिटी केमिकल प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिल रहा है जब वो जो एटॉमिक मास के बेस पे एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे थे। तो ये कुछ आप इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख सकते हैं। जब उन्होंने मेंडलीव्स ने स्टार्ट करी थी जब एलिमेंट्स को अरेंज करना तो उसके समय में केवल और केवल जो है आपके जो 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हुआ थे, लेकिन आज की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपको 180 एलिमेंट्स देखने को मिलेगा। ओके, तो उन्होंने बेसिकली एग्जामिन किया था और रिलेशनशिप किया था किसके किसके बीच में, एटॉमिक मास ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स के बीच में और उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बीच में। तो उनका आधार क्या था, एटॉमिक मास के बेस पे वो एलिमेंट्स को क्या कर रहे थे कि अरेंज कर रहे थे। कौन, आपके जो है दिमित्री मेंडलीव।
नेक्स्ट आपको पॉइंट याद रखना है कि ये जो मेंडलीफ थे आपके जो है ये पीरियोडिक लॉ दिए थे और उनके पीरियोडिक लॉ के अकॉर्डिंग जो है जो भी प्रॉपर्टीज जो होता है किसी भी एलिमेंट्स का जो पीरियोडिक फंक्शन होता है, किसका पीरियोडिक फंक्शन होता है आपका जो है एटॉमिक मास का। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जाता है कि आपका जो है मेंडलीफ ने जो पीरियोडिक लॉ दिया था वो क्या कहता है। तो उनका ये लॉ था, आप बोल सकते हैं कि जो है जो प्रॉपर्टीज जो होता है एलिमेंट्स का वो पीरियोडिक फंक्शन होता है किसका, जो एटॉमिक मास का। ओके, और ये मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल जो आप बोल सकते हैं कि जो है उसमें वर्टिकल कॉलम्स भी देखने को मिलता है। वर्टिकल कॉलम्स को हम किस नाम से जानते हैं, ग्रुप्स के नाम से जानते हैं। और ये आपका हॉरिजॉन्टल जो रोज होता है उसे हम पीरियड्स के नाम से जानते हैं। आप यहाँ पे इमेज में भी देख सकते हैं, ये प्रकार का आप बोल सकते हैं कि जो है निमेत्री का पीरियोडिक टेबल है। यहाँ पे जो है बेसिकली आपको फोकस करना है, ये बेसिकली आपका जो है ये ग्रुप है और उसके बाद से आपको ये देखने को मिलेगा ये आपका जो है पीरियड है। तो ग्रुप और पीरियड आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। कुछ एलिमेंट्स है, इस समय जो है 63 एलिमेंट्स जो केवल डिस्कवर हुआ था। ये पॉइंट आपको थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक नजर मार सकते हैं। आप यहाँ पे एटॉमिक जो बोल सकते हैं कि मास के बेस पे जो है वो एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे थे। हाइड्रोजन हो गया, लिथियम को उन्होंने यहाँ पे प्लेस किया था। ये बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और उसके बाद से सोडियम और यहाँ पे मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन देख सकते हैं, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये पोटेशियम और ये आपका जो कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज और ये फेरस, कोबाल्ट, निकल। फेरस, कोबाल्ट, निकल तीनों को एक ही आप बोल सकते हैं कि जो है उसमें रखे थे। और उसके बाद से जो है फर्स्ट आपका ये फर्स्ट सीरीज जो आपका जो है सेकंड सीरीज, फर्स्ट सीरीज और ये सेकंड सीरीज आप बोल सकते हैं रुबिडियम हो गया, उसके बाद से स्ट्रांसियम, ये आपका आर्ट्रियम, ये आपका जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, राहोडियम, पैलेडियम तीनों को एक साथ रखे थे। उसके बाद से जो आप बोल सकते हैं कि जो आपका सीजियम और उसके बाद से एयू, ये आपका एरम होता है, ये आपका बेरियम और ये आपका जो मरकरी, ये लैंथनम और ये आपका जो है टीएल जो होता है बेसिकली आपका थैलियम होता है, हाफनियम और ये लेड और नेक्स्ट आपका ये टैंटलम और ये आपका बिस्मथ और आपका ये डब्ल्यू क्या होता है, वुल्फ्रेम होता है और ये आपका बोल सकते हैं कि आपका ये वुल्फ्रेम टंगस्टन होता है। बेसिकली आपका ये डब्ल्यू किसका सिंबल होता है, टंगस्टन का होता है। ये आपका रुथेनियम और ये राहोडियम और ये आपका ये पैलेडियम तीनों को एक साथ रखे थे। तो बेसिकली एक ओवरव्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल का ही आपका ये इमेज है। मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल आपका जो पब्लिश हुआ था आप बोल सकते हैं कि जर्मन जर्नल में कब 1872 में, और उन्होंने जो है उनका जो फॉर्मूला था ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स का आप बोल सकते हैं कि टॉप ऑफ द कॉलम्स था और उसके बाद से जो लेटर आर जो होता है बेसिकली किसके लिए आपका जो रिप्रेजेंट किया था, तो आप बोल सकते हैं कि जो आपका ये ग्रुप जो होता है उसको वो रिप्रेजेंट कर रहा था। आपको ध्यान देना है कि जो भी आपके ये जो उनका ये फॉर्मूला का जो नोट था और लिखा गया था जो आपका एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं कि जो भी हाइड्राइड था आपका कार्बन का CH4, कार्बन के हाइड्राइड क्या होगा आपका जो CH4 बेसिकली इसे हम मेथेन के नाम से जानते हैं, जिसको हम किस तरीके से लिख रहे थे उस समय हम RH4 के जैसे लिख रहे थे। और इसके ऑक्साइड्स को कैसे लिख रहे थे, जैसे कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, आपका कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का ऑक्साइड है, जिसको हम कैसे लिख रहे थे RO2 लिख रहे थे। तो ये कुछ पॉइंट आप याद रख सकते हैं, मेंडलीव से रिलेटेड है। और ये आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट पे फोकस करना है, मेंडलीव ने उन्होंने जो है बेसिकली एलिमेंट्स को प्लेस किया था स्लाइटली आप बोल सकते हैं कि ग्रेटर एटॉमिक मास के बीच में, और उन्होंने कुछ एलिमेंट्स को पहले रखा था जो आपका जो है जिसका मास ग्रेटर मास वाले एलिमेंट्स को पहले रखा था, बोल सकते हैं जिसका एटॉमिक मास जो है कम था, जिसका एटॉमिक मास कम था उससे पहले जो है जिसका एटॉमिक मास ज्यादा था उसको पहले उन्होंने रखा था। तो ये कुछ इनके बोल सकते हैं डिफॉल्ट्स था। मैं अभी आपके साथ जो डिस्कस भी करूंगा लिमिटेशंस क्या था इनका जो है मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल का। ये जो सीक्वेंस था बेसिकली आपका इन्वर्टेड, इसलिए आप कह सकते हैं कि जो एलिमेंट्स जो आपके सिमिलर प्रॉपर्टीज जो है आप बोल सकते हैं कि उनको क्या किया जा सकता था कि एक ग्रुप में जो एक साथ रखा जा सकता था। फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हैं कि कोबाल्ट का एटॉमिक मास कितना था, कोबाल्ट का एटॉमिक मास आपका जो 58.9 था। ये बेसिकली इसको जो है पहले रखा गया था, किससे, निकल से पहले रखा गया था। और निकल का एटॉमिक मास आप देखिए 58.7 है, 58.7 है, तो 58.7 आपका जो है निकल का है। लेकिन निकल से पहले किसको रख दिया गया था, उन्होंने रखा था जो है कोबाल्ट को रखा था। तो ये बोल सकते हैं कि थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी ये आपकी जो है मॉडर्न मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल का। आज के अगर हम कंपैरिजन में देखेंगे जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, तो बेसिकली आपका जो है पहले आपका जो है कौन सा एलिमेंट्स रखा जाएगा, पहले आपका जो है कोबाल्ट रखा जाता है, पहले कोबाल्ट रखा जाता है, उसके बाद से निकल को रखा जाता है। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 होता है और आपका जो है निकल का एटॉमिक नंबर आपका जो है 28 होता है। आज के रिस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूं। तो ये आपका जो मेंडलीव ने कुछ आपके गैप्स भी छोड़े थे पीरियोडिक टेबल में, जो आगे चल करके बोल सकते हैं कि जो है इनके जो ये बोल सकते हैं कि डिफेक्ट्स था, इनकी कमी था। और ये मेंडलीव ने बोल्डली बोल सकते हैं कि प्रिडिक्ट किया था कि आने वाले कुछ एलिमेंट्स क्या होंगे कि इस जो मैं खाली जगह छोड़ रहा हूं वो भरे जाएंगे। ओके, और ये बोल सकते हैं कि जो आगे चल करके इन सारे एलिमेंट्स की डिस्कवरी होगी। ये आपका जो मेंडलीव का प्रिडिक्शन था। तो मेंडलीव ने उन्होंने बेसिकली जो भी नेम दिया था बोल सकते हैं कि उनका जो प्रीफिक्स था आपका संस्कृत न्यूमेरिकल
आपका जो है यूज करते थे। इक्का मींस क्या होता है? इक्का मींस बेसिकली 1 होता है और उन्होंने नेम दिया था कुछ एलिमेंट्स को उन सेम ग्रुप में। और कुछ उदाहरण के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम। स्कैंडियम इज बेसिकली एटॉमिक नंबर 21 होता है, गैलियम का 31 होता है और आपका जर्मेनियम का कितना होता है? 32 होता है। उन्होंने डिस्कवर किया था, बोल सकते हैं कि जो है इनकी कुछ प्रॉपर्टीज के बेस में, इनका प्रॉपर्टीज कैसा था? इनका प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं इक्का बोरॉन। तो इक्का बोरॉन स्कैंडियम को कह रहे थे और उसके बाद आने वाले समय में कहा गया कि इक्का बोरॉन आपका स्कैंडियम था और इक्का एल्युमिनियम आपका जो है गैलियम था और उसके बाद से जो इक्का सिलिकॉन आपका जो है वो जर्मेनियम था। आगे चल करके मुझे ये हम लोग को ये देखने को मिला। तो ये पॉइंट भी आप याद रख सकते हैं कि इक्का बोरॉन मींस स्कैंडियम, इक्का एल्युमिनियम मींस गैलियम और उसके बाद से जो इक्का सिलिकॉन मींस जर्मेनियम। और जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो जर्मेनियम का 32 होता है, स्कैंडियम का आपका जो है 21, गैलियम का आपका 31 और उसके बाद से जर्मेनियम का 32। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रख सकते हैं। ये जो उनका जो प्रॉपर्टीज था इक्का एल्युमिनियम, ये बेसिकली उन्होंने प्रेडिक्ट किया था मेंडलिप्स ने और वही बोल सकते हैं कि जो वो एलिमेंट जो है आपका जो है गैलियम में देखने को मिला, जो बोल सकते हैं कि आगे चल करके डिस्कवर हुआ था, जिसको रिप्लेस किया गया था इक्का एल्युमिनियम। तो इक्का एल्युमिनियम क्या था? आगे चल करके जो है वो गैलियम एलिमेंट ही कहा गया, किसको? जो इक्का एल्युमिनियम को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान रखना है, जो आपका इंपॉर्टेंट ये मेंडलिप्स के पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड है। उन्होंने जो आपका ये प्रोवाइड किया था, बोल सकते हैं कि ये कॉन्विंसिंग एविडेंस था किसके लिए? आपके जो है ये बोल सकते हैं कि करेक्टनेस भी था और बोल सकते हैं कि सही भी था और बोल सकते हैं कि यूजफुल था। किसका? जो है ये मेंडलिप्स का पीरियोडिक टेबल का। और इसका जो स्ट्रेंथ आप बोल सकते हैं कि मेंडलिप्स का पीरियोडिक टेबल का ये था कि जब आपके नोबेल गैसेस की डिस्कवरी हुई, नोबेल गैसेस की अगर मैं बात करूं तो नोबेल गैसेस के बारे में आप इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख सकते हैं। किसे बोलते हैं? नोबेल गैसेस, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है केवल जो है हीलियम को छोड़ करके। हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और मैं सारे जो है नोबेल गैसेस के नाम मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हीलियम होता है, नियॉन होता है, आर्गन होता है, क्रिप्टॉन होता है, जेनॉन होता है, रेडॉन होता है और लास्ट में आपका ऑग्निशन भी होता है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, नियॉन का आपका 10 होता है, आर्गन का 18 होता है और उसके बाद से क्रिप्टॉन का 36 होता है, जेनॉन का 54 होता है और आपका जो है जेनॉन रेडॉन का आपका जो 86 होता है और ये आपका लास्ट एलिमेंट ऑग्निशन होता है 118 होता है। तो सारे के सारे एलिमेंट्स आपके जो नोबेल गैसेस होते हैं और नोबेल गैसेस का ऑक्टेट कंप्लीट होता है एक्सेप्ट बोल सकते हैं हीलियम। हीलियम का आउटर मोस्ट शेल में केवल और केवल जो आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलते हैं। तो ये बेसिकली जो है आप बोल सकते हैं कि ये नोबेल गैसेस के बारे में उन्होंने जो डिस्कवर करी थी और ये उन्होंने कहा था कि जो उनके लिए एक नया ग्रुप बताया, उन्होंने जो है कह सकते हैं कि इन सारे एलिमेंट्स को रखने के लिए जो अलग से सेपरेट ग्रुप क्रिएट किया था। किसने? जो है आप बोल सकते हैं कि जो है मेंडलिप्स के द्वारा। तो आप इस कुछ प्रॉपर्टीज को ध्यान में रख सकते हैं, एटॉमिक मास और ये इक्का एल्युमिनियम का। देखिए आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा था कि इक्का एल्युमिनियम का जो एटॉमिक मास कितना था? तो 68 था और इक्का एल्युमिनियम क्या था? आपका जो है गैलियम था और यहाँ पे देख भी सकते हैं। और ये आपका जो फॉर्मूला इसका ऑक्साइड का क्या था? इस ऑक्साइड का जो फॉर्मूला क्या था? E2O3 था और ये आपका जो फॉर्मूला क्लोराइड का क्या था? ECl3 था। और ये आपका जो है ये गैलियम का जो है आप बोल सकते हैं एटॉमिक मास था जो 69.7 और उसके बाद से इसका ऑक्साइड क्या होगा? Ga2O3 और उसके बाद से जो है इसका क्लोराइड क्या होगा? GaCl3 होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मेंडलिप्स से रिलेटेड, मेंडलिप्स के पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड, जो आप याद रख सकते हैं, जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाने की 100% पॉसिबिलिटी है। और इनकी क्या लिमिटेशन थी? मेंडलिप्स के पीरियोडिक टेबल की लिमिटेशंस की अगर मैं बात करूं तो इनका कोई भी फिक्स पोजीशन नहीं था। किसके लिए? उन्होंने जो हाइड्रोजन का कोई फिक्स पोजीशन नहीं बताए थे जो पीरियोडिक टेबल में। तो ये सबसे बड़ी आप बोल सकते हैं कि ड्रॉबैक थी किसका? जो है बोल सकते हैं कि जो मेंडलिप्स के क्लासिफिकेशन का। और उन्होंने आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स बेसिकली जो है सेम एटॉमिक नंबर। आइसोटोप्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक मास इनका एटॉमिक नंबर जो होता है सेम होता है, लेकिन जो आपका मास नंबर जो होता है आपका डिफरेंट होता है, तो उसे हम आइसोटोप्स बोलते हैं, समस्थानिक बोलते हैं, इसे आइसोटोप्स को हिंदी में। तो ये बेसिकली आप बोल सकते हैं कि सारे एलिमेंट्स के जो आइसोटोप्स जो होते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका कार्बन के ये आइसोटोप्स C612 हो गया, C6 आपका जो 14 हो गया, तो ये कार्बन के 2 आइसोटोप्स हैं। तो ये बेसिकली आपके मेंडलिप्स के पीरियोडिक लॉज में बेसिकली क्या था कि सारे के सारे एलिमेंट्स आपके क्या करते थे कि ये अब बहुत ही बड़ा चैलेंज था किसके? जो है मॉडर्न पीरियोडिक मेंडलिप्स के पीरियोडिक लॉज का। आइसोटोप्स के बारे में वो मतलब कि वो अच्छे से क्लैरिफाई नहीं कर पाए थे आइसोटोप्स के बारे में। और आइसोटोप्स क्या होते हैं आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, सिमिलर केमिकल आइसोटोप्स की सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, लेकिन उनका जो है डिफरेंट एटॉमिक मास होता है, इट मींस द्रव्यमान संख्या डिफरेंट होता है और एटॉमिक नंबर सेम होता है। एटॉमिक नंबर सेम होता है, इट मींस जो है आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी कि किस पे डिपेंड करती है? एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे डिपेंड करती है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके किसके इक्वल होते हैं? आपके जो एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि सिमिलर आपका जो केमिकल प्रॉपर्टीज देखने को मिलता है आइसोटोप्स के केस में, लेकिन उनका डिफरेंट क्या होता है कि एटॉमिक मास होता है किसका? जो आइसोटोप्स का। और जो आपके एटॉमिक मासेस जो होते हैं आप बोल सकते हैं कि इंक्रीज नहीं होते आप, या फिर बोल सकते हैं कि जो है
ये आपके जो एटॉमिक मास जो है आप बोल सकते हैं कि ये इंक्रीज नहीं होते हैं रेगुलर मैनर में, जब हम क्या करते हैं कि दूसरे एलिमेंट्स की तरफ जा रहे होते हैं। तो ये इनका क्या था कि आपका जो है बोल सकते हैं ड्रॉबैक था मेंडलीव्स की क्लासिफिकेशन का, लिमिटेशन था। इसलिए जो आप बोल सकते हैं कि ये पॉसिबल नहीं था प्रिडिक्ट, इनका जो प्रिडिक्शन लगाना ये बोल सकते हैं कि ये पॉसिबल नहीं था कि कितने आपके जो एलिमेंट्स जो होते हैं होंगे, आपके जो है दो एलिमेंट्स के बीच में कितने एलिमेंट्स डिस्कवर किए जाएंगे। तो आप बोल सकते हैं कि ये मेंडलीव्स के पीरियोडिक आपका जो है ये क्लासिफिकेशन का क्या था कि ये सारे आपके जो ड्रॉबैक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, काफी मैंने डिटेल में क्वेश्चन को डिस्कस किया है, आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान में रख सकते हैं, जो आपका जो इक्का एल्युमिनियम हो गया, जो आपका गैलियम हो गया, बाकी जो भी है अब मैंने काफी डिटेल में डिस्कस भी किया, एक ओवरव्यू भी आपको मैं दिया मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड। ये सारे के सारे आपके एनसीईआरटी के पॉइंट है जहां से आपके एग्जाम से क्वेश्चंस पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। आपसे पूछ रहा है तो आपको बताना है कि आउटर मोस्ट लेयर जो होता है आपका फाउंड जो होता है बेसिकली जो है आपके जो है आउटर मोस्ट लेयर, जो बाहरी लेयर बोल सकते हैं कि जो है बैक्टीरियल सेल जो बैक्टीरिया के सेल का जो बाहरी लेयर जो होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, ग्लाइकोकैलिक सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर साइटोप्लाज्म। तो याद रखिए आउटर मोस्ट लेयर जो होता है, सबसे बाहरी लेयर जो होता है आपका जो है बैक्टीरियल सेल का इन्वेलप बोल सकते हैं, उसे हम ग्लाइकोकैलिक्स के नाम से जानते हैं। और बैक्टीरिया के बारे में मैं आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता दूं, बैक्टीरिया की डिस्कवरी जो किसको मानते हैं, बैक्टीरिया की डिस्कवरी किसने करी थी, बैक्टीरिया की डिस्कवरी जो एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने करी थी। और ये बैक्टीरिया बोल सकते हैं कि जो है हिंदी में से जीवाणु कहते हैं, और आप बोल सकते हैं कि स्टडी ऑफ बैक्टीरिया जो बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। और आप बोल सकते हैं कि बैक्टीरिया को हम यूनिसेलुलर, ध्यान रखना आपको, यूनिसेलुलर एक कोशिका से मिलकर के बना होता है आपका ये, लेकिन ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये आपका बैक्टीरिया जो होता है यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं आपसे कहूं कि अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सारे के सारे आपके जो है यूकैरियोटिक होते हैं, लेकिन आपके ये भी यूनिसेलुलर होते हैं। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये आपके जो भी प्रोटोजोन्स जो होते हैं, फाइलम प्रोटोजोआ फाइलम से बिलोंग करते हैं। ये सारे के सारे एनिमल्स जो होते हैं आपके जो है कैसे होते हैं, आपके जो है बोल सकते हैं कि जो आपके ये यूनिसेलुलर के साथ साथ जो है यूकैरियोटिक होते हैं। लेकिन आपका बैक्टीरिया जो होता है वो यूनिसेलुलर, एक सेल से मिलकर के बना होता है, लेकिन आपका ये प्रोकैरियोटिक होता है। जब आप सेल को अच्छे से पढ़ेंगे, सेल के बारे में, कोशिका के बारे में, तो आपको ये आइडिया मिलेगा। तो बेसिकली आपका बैक्टीरिया जो होता है कैसा होता है, बैक्टीरिया आपका जो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इमेज आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका जो बैक्टीरियल सेल है। तो बैक्टीरियल सेल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपको अच्छे से फोकस करना है। ये बेसिकली आपका जो बैक्टीरिया का जो सेल वॉल जो होता है वो किससे मिलकर के बना होता है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन से बना होता है। ये भी आपके एग्जाम से पूछा जाता है। और ये सेल वॉल प्रेजेंस होने की वजह से आप बोल सकते हैं कि हम बैक्टीरिया को प्लांट की कैटेगरी में रखते हैं। बेसिकली जो सेल वॉल का पाया जाना प्लांट सेल का जो एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। तो बैक्टीरिया को हम किस में इंक्लूड करते हैं, बैक्टीरिया को हम प्लांट की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया में हमें सेल वॉल देखने को मिलता है। और किससे मिलकर के बना होता है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन से मिलकर के बना होता है। ये बैक्टीरिया में जो है हमें सेल मेम्ब्रेन भी देखने को मिलता है। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी नाम से जानते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी हम बोल सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तीन इनके नाम होते हैं सेल मेम्ब्रेन के। तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और उसके बाद से जो है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये स्लाइम कैप्सूल जो होता है जिसे हम ग्लाइकोकैलिक्स के नाम से जानते हैं। और ये जो आपका जो है बोल सकते हैं कि जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन के ये आपका जो इनर वाला पार्ट जो होता है इसे हम साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। और साइटोप्लाज्म में क्या हमें देखने को मिलता है, तो साइटोप्लाज्म में हमें देखने को मिलता है एक बहुत ही जो है बिखरा हुआ आपका ये डीएनए पाया जाता है। बेसिकली ये आपका जो है ये बैक्टीरियल डीएनए, अगर मैं कहूं कि बैक्टीरियल डीएनए को हम किस नाम से जानते हैं, तो बैक्टीरियल डीएनए को हम न्यूक्लियोइड के नाम से जानते हैं। और ये भी फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आपके एग्जाम से पूछा जाता है कि बैक्टीरियल डीएनए को हम किसके नाम से जानते हैं। तो इसके दो आपके नाम है, इंपॉर्टेंट नाम है, न्यूक्लियोइड भी कहते हैं और जीनोफोर भी कहते हैं। बैक्टीरियल डीएनए को हम न्यूक्लियोइड भी कहते हैं और उसके साथ साथ इसे हम जीनोफोर भी कहते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और ये आपका जो पाइली स्ट्रक्चर जो होता है बोल सकते हैं कि आपका ये सेल वॉल से निकला होता है। ये आपका जो है पाइली जो होता है वो सेल वॉल से निकला होता है। और ये बेसिकली क्या करता है कि बैक्टीरियल सेल को जो है किसी भी सरफेस से चिपकने में हेल्प करता है। और ये इसका बोल सकते हैं कि इसका सेकेंड फंक्शन जो होता है, पाइली जो होता है क्या करता है कि आपका ये कंजुगेशन ट्यूब बनाता है ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन। बेसिकली जो है बैक्टीरिया में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है, कंजुगेशन, ट्रांसडक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो बेसिकली कंजुगेशन के समय ये पाइली जो होता है वो क्या करता है, कंजुगेशन ट्यूब बनाता है। ये बेसिकली ये पाइली का एक सेकंड जो आप बोल सकते हैं कि फंक्शन होता है। फर्स्ट फंक्शन आप पाइली का बोल सकते हैं कि ये बेसिकली क्या करता है कि बैक्टीरिया को जो है किसी सबस्ट्रेटम से चिपकने में आपका ये पाइली जो है आपका पाइलिकोम फिमरी भी बोलते हैं, पाइलिकोम फिमरी भी बोलते हैं। ये क्या करता है कि हेल्प करता है आपको जो है सबस्ट्रेटम से चिपकने में। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है किससे रिलेटेड आपका ये जो आप थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखते हैं इसे हम बोलते हैं फ्लैजला।
और ये फ्लैजला की हेल्प से क्या करता है कि ये लोकोमोशन करता है आपका बैक्टीरियल सेल, तो आप याद रख सकते हैं। राइबोसोम्स भी में देखने को मिलता है, और ये बैक्टीरिया का जो सेल जो होता है प्रोकैरियोटिक होता है, तो राइबोसोम्स होता है बेसिकली 70s राइबोसोम्स हमें देखने को मिलता है। और यूकैरियोटिक सेल में आपका जो राइबोसोम्स किस टाइप का होता है, आपका जो टीएस होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। 70s का राइबोसोम हमें देखने को मिलता है किसमें, आपका जो है बैक्टीरिया के सेल में, ये आपका जो ये प्रोकैरियोटिक आपका जो है वो सेल होता है बैक्टीरिया का। और ये प्लाज्मिड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से अभी आपके एग्जाम से क्वेश्चंस पूछा जाता है प्लाज्मिड के बारे में। तो प्लाज्मिड के बारे में आप याद रख सकते हैं कि हमें बैक्टीरियल सेल में देखने को मिलता है। प्लाज्मिड को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल आपका जेनेटिक मटेरियल होता है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल आप बोल सकते हैं प्लाज्मिड को बोलते हैं। तो ये प्लाज्मिड भी हमें बैक्टीरियल सेल के अंदर देखने को मिलता है। ओके, इसमें से किस इंडियन क्लासिकल डांस में बेसिकली इसको परफॉर्म करते समय वेरियस कलर्स का यूज किया जाता है फेस पे, सिंबल के रूप में आप बोल सकते हैं, सिंबलाइज करने के लिए। तो ये किस क्लासिकल डांस में ऐसा किया जाता है? ओडिसी में, कथकली में, या फिर भरतनाट्यम में, या फिर जो मोहिनीअट्टम में। तो याद रखिए ये बेसिकली हमें देखने को मिलता है कथकली में। आप इस स्क्रीन पे फोकस कीजिए, ये बेसिकली आपको जो है कथकली में ऐसा कुछ देखने को मिलता है। जो भी आपका जो कथकली को परफॉर्म करने वाला जो आपका ये आर्टिस्ट जो होता है ऐसा कुछ अपने फेस पे जो है वो क्या करता है कि कुछ कलर्स का यूज करता है। तो ये कथकली बेसिकली जो है केरल स्टेट का जो है क्लासिकल डांस होता है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। और यहाँ आपके जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने जो मेंशन किया, 8 क्लासिकल डांस है आपके पूरे इंडिया में। तमिलनाडु में हमें देखने को मिलता है भरतनाट्यम, और नॉर्दर्न इंडिया में जो है कथक देखने को मिलता है। कथक बेसिकली हमें यूपी में देखने को मिलता है मोस्टली। तो आप ये नॉर्दर्न इंडिया का जो है अगर आपसे पूछा जाए नॉर्दर्न इंडिया का क्लासिकल डांस का क्या नाम है, तो उसका आंसर आपका जो कथक हो जाएगा। केरल का क्लासिकल डांस कथकली होता है, और उसके साथ साथ जो आपको याद रखना है कि जो है ये भी होता है आपका केरल में जो मोहिनीअट्टम भी देखने को मिलता है। उसके बाद से आपको याद रखना है कि आंध्र प्रदेश का जो है कुचिपुड़ी देखने को मिलता है। कुचिपुड़ी जो आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस होता है। और मणिपुर में जो है मणिपुरी देखने को मिलता है। तो बहुत ही सिंपल है, मणिपुर में जो है क्या देखने को मिलता है, मणिपुरी क्लासिकल डांस देखने को मिलता है। और केरल में आपका मोहिनीअट्टम, और उसके बाद से ओडिसी में जो है ओडिसी जो है उड़ीसा में हमें देखने को मिलता है। ये बेसिकली ओडिसी जो है कहाँ का क्लासिकल डांस है, उड़ीसा स्टेट का क्लासिकल डांस है। और ये सतरिया जो हमें असम में देखने को मिलता है। तो ऐसे आप याद ये रख सकते हैं कि एसए, ये आपका जो सतरिया लिखते समय हमें एसए देखने को मिलता है। तो ये बेसिकली जो है असम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं, मैं आपको जो है याद रखने के लिए कुछ टिप्स बता रहा हूँ कि सतरिया आपका जो असम का जो क्या होता है, आपका ये क्लासिकल डांस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो है बेसिकली इन्होंने जो है अपॉइंट करी है किसको, जो है जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को। तो ये आपसे पूछ रहा है कि डीवाई चंद्रचूड़ जो कितने नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। तो आपको याद बताना है ये 50 या फिर जो है 51st या फिर 48 या फिर 49। तो याद रखिए बेसिकली डीवाई चंद्रचूड़ जी जो है आपके जो है 50वें के बोल सकते हैं कि 50वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है, तो आप बोल सकते हैं कि प्रेसिडेंट के द्वारा जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट किया जाता है। आप इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख सकते हैं, आपसे पूछा जाता है कि फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे, तो एक जे कानिया थे। और ये 45, 46, 47, 48, 49 एंड 50 तक के ये आपके रिसेंट आप बोल सकते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनका नाम आप याद रख सकते हैं। 45 नंबर के आपके जो है दीपक मिश्रा थे, ये इनका कार्यकाल है। कार्यकाल आप इसकी भी कर सकते हैं, लेकिन आप नंबर याद रख सकते हैं। 45 नंबर के आपके दीपक मिश्रा थे। उसके बाद से जो है रंजन गोगोई 46, और 47 आपके जो है शरद अरविंद बोबडे, और उसके बाद से 48 आपके जो एनवी रमन्ना, और 49 आपके बोल सकते हैं यूयू ललित, और 50 जो है 50वें नंबर के डीवाई चंद्रचूड़ जी थे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रख सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट जो है बेसिकली फंडामेंटल ड्यूटीज बेसिकली जो है उसमें मेंशन है। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है किस पार्ट में मेंशन है, पार्ट 10 में या फिर पार्ट 7 में या फिर जो है पार्ट 4A में या फिर जो पार्ट आपका जो है 9th B में। तो याद रखिए फंडामेंटल ड्यूटीज जो है हमें देखने को मिलता है पार्ट 4A में। और ये बेसिकली आपको याद रखना है कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है हम कहां से जो है हम इसको जो अडॉप्ट करी हम लोगों ने जो है तो यूएसएसआर या फिर जो है रशिया से लिया गया आपका ये फंडामेंटल ड्यूटीज। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपका ये फंडामेंटल राइट्स जो होता है बेसिकली यूएसए से लिया गया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया गया। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज जो है बेसिकली यूएसएसआर से लिया गया है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रख सकते हैं। ये फंडामेंटल ड्यूटीज जो है बेसिकली जो है इसमें बोल सकते हैं कि ऐड किया गया था। ये आपका जो है 42nd अमेंडमेंट के द्वारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ था, जो हमें 1976 में देखने को मिलता है। और ये आप बोल सकते हैं कि जो है इसमें कितने लिस्ट आपके फंडामेंटल ड्यूटीज की मैं बात करूं तो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है इस समय की मैं बात करूं प्रेजेंट डे में। और ये आर्टिकल इनके लिए क्या है, इनके लिए एक सेपरेट आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा, आर्टिकल 51A बोल सकते हैं। इसमें आपके जो है और ये प्रत्येक इंडियन सिटीजन को क्या होता है कि फॉलो करना होता है फंडामेंटल ड्यूटीज को। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज आपके 11 मैंने जो मेंशन किया, आप इसको एक वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा आप बोल सकते हैं कि लेंथी हो जाएगी। आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट पे फोकस रखना है। ये आपका जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये ऐड किया गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा बोल सकते हैं 2002 में।
और जिसमें ये बताया गया था कि जो भी आपके 6 से लेकर के और ये आपका जो है 14 ईयर्स के बच्चों को क्या किया जाएगा कि जो है आप बोल सकते हैं कि जो है एजुकेशन इनको जो है अपॉर्चुनिटी मिलेगा क्या करने के लिए, जो शिक्षा या फिर जो है एजुकेशन में इनको क्या मिलेगा कि इनको अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। ये पॉइंट आप इंपॉर्टेंट है जो आप याद रख सकते हैं, जो आप बोल सकते हैं 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में जो बोल सकते हैं कि इसके द्वारा जो ऐड किया गया था। और ये आपको एज का भी आप ध्यान रख सकते हैं कि 6 से लेकर के बोल सकते हैं कि 14 ईयर्स के बच्चों तक के ये प्रावधान किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इसमें से जो आपका जो है कब जो आपके जो मंगोल रूलर जो आपके जो है गंगेज खान की कब उनकी डेथ हुई थी, चंगेज खान या फिर बोल सकते हैं गंगेज खान की डेथ कब हुई थी, ये मंगोल रूलर थे। तो आपको बताना है 1219 में या फिर जो 1210 में या फिर 1235 में या फिर 1227 में, तो ये कब इनकी डेथ हुई थी 1227 में 1227 में इनकी डेथ हुई थी। और ये चंगेज खान या फिर ये गंगेज खान बोल सकते हैं कि इनका जो है ये इनका डेथ जो बोल सकते हैं कि अगस्त 1227 में हुआ था। और ये आप बोल सकते हैं कि इनका जन्म आपका या कब हुआ था 1162 में हुआ था। और बोल सकते हैं कि ये फाउंडर थे किसके आपके जो है फर्स्ट ग्रेट खान एम्परर आप बोल सकते हैं कि मंगोल एम्पायर के। और ये आगे चल करके जो आपका ये लार्जेस्ट कॉन्टिग्युअस एम्पायर आप बोल सकते हैं कि पूरे हिस्ट्री में देखने को मिलता है इनके डेथ के बाद से, ये मुगल एम्पायर। तो आप बोल सकते हैं कि ये मंगोल एम्पायर, सॉरी ये आपके मंगोल एम्पायर। ओके, तो ये आप इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख सकते हैं, ये आप इमेज भी देख सकते हैं आपके ये जो है मंगोल एम्पायर कौन आपके जो है गंगेज खान। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कितने आपके जो है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं आपके जो है एम सेल के अंदर, 18 या फिर जो 8 या फिर 1 या फिर जो है 2। तो याद रखिए मैं इस क्वेश्चन को भी काफी एक्सप्लेन में डिस्कस करूंगा। ये बेसिकली सेल क्या होता है, सब सेल क्या होता है, मैं अभी वीडियो में आपके साथ में डिस्कस करूंगा। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आपके एम सेल में रखे जाते हैं, तो कितने रखे जाएंगे आपके जो 18 रखे जाएंगे। कि कैसे 18 होंगे मैं इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करूंगा। तो ये बेसिकली आपका जो है सेल को बेसिकली हम एनर्जी लेवल्स के भी नाम से जानते हैं। और ये कॉन्सेप्ट जो होता है सेल के बारे में, जो कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो जब आप नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे ना तो आपको ये देखने को मिलेगा। जो आपका फर्स्ट एटॉमिक मॉडल था वो जे थॉमसन के द्वारा दिया गया था, जिसे हम प्लम पुडिंग मॉडल के भी नाम से जानते हैं। जे थॉमसन के एटॉमिक मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं जे थॉमसन के एटॉमिक मॉडल को। उसके बाद से जो हमें देखने को मिलता है रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल बेसिकली जो है एक बोल सकते हैं कि अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है आपका ये रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। लेकिन आपका जो थर्ड नंबर का जो एटॉमिक मॉडल था जो किसके द्वारा प्रपोज किया गया था, तो बोल सकते हैं कि निल्स बोर के द्वारा प्रपोज किया गया था। और ये निल्स बोर का एटॉमिक मॉडल जो है आप बोल सकते हैं कि उन्होंने बताया था कि जो भी आपके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं एक डिफिनिट शेप में, एक डिफिनिट ऑर्बिट में क्या करते हैं, जो वो चक्कर लगा रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन के बारे में उन्होंने बताया था, जिससे उन्होंने क्या कहा था, सेल कहा था। तो ये बेसिकली जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर फर्स्ट सेल की बात करें तो उसे हम के सेल उन्होंने कहा था। अगर जो आपका फर्स्ट सेल की जो है आपका के रिप्रेजेंट करता है, और आपका जो है अगर n की वैल्यू 2 हो जाएगी, इट मींस सेकंड सेल आपको जो l को रिप्रेजेंट करता है, और थर्ड की जो होता है आपका m सेल को रिप्रेजेंट करता है, और n आपका जो अगर n की वैल्यू अगर 4 हो गई उसे हम बोलते हैं कि n सेल। ये बेसिकली जो है आप याद रख सकते हैं। और इस बीच में क्या होता है कि आपका न्यूक्लियस होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं कि इस डिफिनिट बोल सकते हैं कि ये सेल में क्या करते हैं कि ये रिवॉल्व कर रहे होते हैं। और यहाँ पे भी देख सकते हैं आपका n सेल, m सेल, l सेल और k सेल, और ये पॉजिटिवली चार्ज सेंटर में आपका क्या होता है कि न्यूक्लियस जो होता है आपका ये प्रेजेंट होता है। और न्यूक्लियस में आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम कलेक्टिवली जो न्यूक्लियन के भी नाम से जानते हैं। और ये भी फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आपके एग्जाम से पूछा जाता है कि न्यूक्लियन मींस व्हाट। न्यूक्लियन मींस आप याद रख सकते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम कलेक्टिवली जो है किस नाम से जानते हैं, न्यूक्लियन के नाम से जानते हैं। ये आपका जो है बोल सकते हैं कि जो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इनको हम डिफरेंट ऑर्बिट्स में बोल सकते हैं कि कैसे जो है हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो सजेशन दिया गया था ये बेसिकली जो है 2 रूल्स के द्वारा दिया, मतलब हम इसको रख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस कर सकते हैं। फर्स्ट रूल जो दिया गया था बोरवरी के द्वारा हम इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और सेकंड रूल आप बोल सकते हैं कि अफवाह प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। तो अफवाह प्रिंसिपल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, वो आपको जो क्लास 12 की केमिस्ट्री में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये आपको जो है 9th की केमिस्ट्री में देखने को मिलेगा। ये जो हम जो इलेक्ट्रॉन को प्लेस करते हैं सेल्स के अंदर, ये आप बोल सकते हैं कि बोरवरीज के द्वारा ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को प्लेस करने के लिए ये बेसिकली रूल दिया गया था। तो ये आपका रूल है, फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग जो मैं सारे जो भी इनके द्वारा रूल दिया गया था मैं उन सारे रूल को डिस्कस करूंगा, जिससे आपके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी कि एम सेल में आप कैसे आप बोल सकते हैं कि उसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम रह सकते हैं। तो आपका ये फर्स्ट इनका स्टेटमेंट था कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है प्रेजेंट होता है किसी भी सेल के अंदर, किसी भी सेल के अंदर जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो होते हैं
उसको हम एक फॉर्मूला के द्वारा क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। उनका फॉर्मूला क्या था, 2n स्क्वायर था, और जिसमें आपका n की वैल्यू आप क्या रख सकते हो, और n जो होता है बेसिकली ऑर्बिट नंबर होता है, और ऑर्बिट नंबर को बेसिकली किसके नाम से जानते हैं, एनर्जी लेवल इंडेक्स के भी नाम से जानते हैं। और ये n की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, n की वैल्यू आपकी 2 हो सकती है, n की वैल्यू आपकी 3 हो सकती है, और n की वैल्यू आपकी जो है 4 हो सकती है। तो मैं आपको बता दूं कि आपका फर्स्ट ऑर्बिट का नाम क्या है, आपका जो आपका जो सेल था, फर्स्ट ऑर्बिट या फिर के सेल इसे बोल सकते हैं। तो बेसिकली इसमें जब आप n की वैल्यू क्या रखोगे, 1 रखोगे। अगर आप n की वैल्यू 1 रखोगे 2n स्क्वायर में, तो आपको देखने को मिलेगा 2 into 1 स्क्वायर, इट मींस आपका जो है 2। तो के सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने रह सकते हैं, 2 रख सकते हैं। लेकिन सेकंड ऑर्बिट या फिर एल सेल की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या रखोगे, n की वैल्यू आप 2 रखोगे, तो यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलेगा कि 2n स्क्वायर में आपकी n की वैल्यू अगर 2 रखोगे तो आपको देखने को मिलेगा 2 स्क्वायर आपका 4 होता है, और 4 into 2 आपका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो एल सेल में आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी आपके एग्जाम से पूछा जा सकता है। तो सेकंड ऑर्बिट या फिर एल सेल में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, आपके 8 रह सकते हैं। लेकिन थर्ड ऑर्बिट की अगर मैं बात करूं तो एम सेल के नाम से जानते हैं, थर्ड ऑर्बिट को हम एम सेल के नाम से जानते हैं। तो ये बेसिकली आपका जो है, इसमें n की वैल्यू आप क्या रखोगे, n की वैल्यू आप 3 रखोगे। जब n की वैल्यू आप 3 रखोगे और 3 का स्क्वायर रखोगे, 3 का स्क्वायर करोगे 2n स्क्वायर में, तो आपको देखने को मिलेगा 2 into 3 का स्क्वायर, इट मींस जो है 9 into 2 इट मींस 18। तो ये आपको जो है पूरा कैलकुलेशन देखने के बाद से आपको मिलेगा कि 18। और यही आपके एग्जाम से पूछा गया था कि एम सेल में जो आपका जो होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रह सकते हैं, तो 18 रह सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितने डीप में जाकर के क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कैन एम सेल हैव, एम सेल हैव में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा एम सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18 रह सकते हैं। और ये आपका जो है, ये एल सेल की बात हो रही है 8, और ये आपका जो है के सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने रह सकते हैं, आपके जो है वो 2 रह सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रख सकते हैं। 1 आपको जो है किसी भी सेल में जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने को नहीं मिल रहा होता है। फिर फोर्थ पॉइंट आपको याद रखना है, अगर मैं बात करूं कि आपका फोर्थ ऑर्बिट या फिर एन सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रह सकते हैं, तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या रखोगे, 4 रखोगे। एन की वैल्यू अगर आप 4 रखोगे तो आपको देखने को मिलेगा 4 स्क्वायर इट मींस आपका जो 16 into 2, ये आपको जो 32 देखने को मिलेगा। तो ये बेसिकली जो है फोर्थ ऑर्बिट या फिर जो एन सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो आप बोल सकते हैं 32 होंगे। इस तरीके से आप जो अगर मान लीजिए कि एन के बाद से अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका जो फिफ्थ सेल जो होगा KLMNO हो जाएगा, आपका O होगा फिफ्थ सेल, तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो आपको सिंपली कैलकुलेट करके आप बता सकते हो 2 into आप क्या करोगे कि यहाँ पे n की जगह पे क्या रखोगे, 5 रखोगे, और 5 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, आपका जो 25 हो जाएगा, और 25 into 2 आपका जो कितना हो जाएगा, आपका जो है वो 50 हो जाएगा। तो आपका जो है फिफ्थ ऑर्बिट या फिर बोल सकते हैं कि O सेल में जो है कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो 50 इलेक्ट्रॉन्स उसमें जो मैक्सिमम रह सकते हैं। तो आपको सिंपल से फॉर्मूला याद रखना है 2n स्क्वायर, और 2n स्क्वायर में जो आप फर्स्ट सेल के लिए बोला, अगर आपसे पूछे तो उसमें n की वैल्यू आप जो है 1 रखोगे। अगर सेकेंड सेल के लिए पूछ रहा है तो वहां पे n की वैल्यू 2 रखोगे, और थर्ड सेल के लिए पूछ रहा है, एम सेल के लिए पूछ रहा है, तो n की वैल्यू आप क्या रखोगे, 3 रखोगे, और उसके बाद से अगर फोर्थ सेल तो आपके n की वैल्यू वहां पे 4 रखोगे, यहाँ पे इस फॉर्मूला में 2n स्क्वायर में। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आया होगा। और ये मैक्सिमम नंबर जो होता है इलेक्ट्रॉन्स, आप बोल सकते हैं कि एकोमोडेट हो सकते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, कितने हो सकते हैं, आपके 8 हो सकते हैं। तो ये बेसिकली इसका ये सेकेंड रूल था। और ये इलेक्ट्रॉन्स तब तक आपके उसमें जो है गिवन सेल में आपके जो है 8 ही रहेंगे जब तक कि उनका जो है आपका अगले वाला सेल जो है आपका फिल नहीं होता है। जब मैं आपको कभी नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आपको एटॉमिक जैसे कि मैं 1 से लेकर के 30 तक जब मैं आपको ये कैसे फिल किया जाता है KLMN सेल में जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो फिर आपको एक कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होगी। ये रूल आपको तभी समझ में आएगा। ये आपका थर्ड वाला पॉइंट। तो ये वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगी, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि उसको मैं इस पॉइंट को स्किप करूं। आपको यहाँ पे फोकस करना है KLMN सेल में आप कैसे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आप कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर। और ये आप ये कह सकते हैं कि आपका ये कोई भी सेल्स जो होता है वो कैसे आपका फील होता है, तो स्टेप वाइज मैनर में पहले आपका K सेल फील होगा, देन आपका L सेल, देन आपका M सेल, देन आपका जो है N सेल। इस तरीके से क्या करते हैं कि हम सेल या फिर जो है आप बोल सकते हैं कि ऑर्बिट में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ये मर्चेंट्स और उसके बाद से जो माइग्रेंट्स थे, ये जो आपके जो फर्स्ट बोल सकते हैं कि उन्होंने टीचिंग करी थी किसकी, जो होली कुरान इंडिया में उन्होंने कब, किस सेंचुरी में, 4th में या फिर 7th में या फिर जो है 9th सेंचुरी में या फिर 6th सेंचुरी में। तो याद रखिए उन्होंने जो होली कुरान जो आपके ये बोल सकते हैं कि मर्चेंट्स और जो माइग्रेंट्स थे, उन्होंने जो होली कुरान की स्टडी करी थी, उनको पढ़ा था, टीचिंग किया था बोल सकते हैं इंडिया में, तो 7th सेंचुरी में। तो इसका आंसर आपका जो सेकंड हो जाएगा 7th सेंचुरी में।
मर्चेंट्स एंड माइग्रेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट ब्रॉड आप बोल सकते हैं कि टीचिंग करी थी किसकी, जो है होली कुरान की इंडिया में आप बोल सकते हैं 7th सेंचुरी में। और मुस्लिम रिगार्ड्स आप बोल सकते हैं कुरान का बहुत वो सम्मान करते हैं मुस्लिम बोल सकते हैं कि धर्म के लोग मानने वाले कुरान को बहुत ही बोल सकते हैं उनका होली बुक होता है, पवित्र किताब होता है कुरान। ओके, जैसे हिंदू में आप बोल सकते हैं कि रामायण होली बुक होता है ना, उसी तरीके से जो है बोल सकते हैं कि मुस्लिम के लिए जो है होली बुक का काम कौन करता है, आपका ये कुरान करता है। और जिसमें बोल सकते हैं कि वो एक्सेप्ट और उसके बाद से जो है सोवरेनिटी जो होता है एक गॉड को मानते हैं, इस होली बुक में बेसिकली मेंशन है आपका, आप ऐसा बोल सकते हैं कुरान में। क्लियर। और ये अल्लाह या फिर बोल सकते हैं इनको हम लोग जो भी मुस्लिम कम्युनिटी उनको गॉड को किस नाम से बुलाते हैं, वो अल्लाह के नाम से बुलाते हैं। और आप बोल सकते हैं कि मर्सी और ये आपका जो बाउंटी आपका जो इम्ब्रेस, आप सारे लोग सारे जो भी आपके मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रख सकते हैं। वो केवल और बोल सकते हैं कि जो है वो बिलीव्स करते थे विदाउट आप बोल सकते हैं रिगार्ड टू द सोशल बैकग्राउंड। तो जो सोशल बैकग्राउंड को वो पीछे छोड़ करके बोल सकते हैं कि जो है उन पे बिलीव करते थे, आप बोल सकते हैं कि जो है होली बुक कुरान पे वो बिलीव करते थे। ऐसा कुछ आप इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि 1955 में जो आपका जो सिंथेटिक एलिमेंट्स जो प्रोविजनली आप बोल सकते हैं कि जो है इसे मेंडेलियम कहा गया, और कि ये आपका जो है दिमित्री मेंडलीव्स के सम्मान में वो बेसिकली जो है वो जब ये आपका फर्स्ट पीरियोडिक टेबल क्रिएट हुआ था, तो बेसिकली आपको बताना है कि वो कौन सा एलिमेंट था, उसके एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या था। एलिमेंट आपका 90 था, या फिर 101, 101, या फिर जो है 103, या फिर जो है एलिमेंट नंबर 106। तो याद रखिए यहाँ पे आपको एटॉमिक नंबर भी पता होना चाहिए, तभी आप जो इस क्वेश्चन को अच्छे से आप सॉल्व कर पाओगे। तो इसका बेसिकली क्या होगा, बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा बेसिकली जो इसका आंसर होगा 101। एलिमेंट 101 को हम किस नाम से जानते हैं, एलिमेंट 101 बेसिकली आपको मेंडेलियम एलिमेंट है। और मेंडेलियम एलिमेंट जो है दिमित्री मेंडलीव्स के बोल सकते हैं कि ये सम्मान में रखा गया है। और उसके बाद से 90 एलिमेंट्स बेसिकली आपका थोरियम होता है, और ये 103 बेसिकली आपका जो है लॉरेंसियम होता है। 101 आपका जो मेंडेलियम होता है, और 102 आपका जो नोवेलियम होता है, और 103 आपका जो है लॉरेंसियम होता है। 103 लॉरेंसियम होता है, 106 आपका जो सेबोर्जियम होता है, जिसका सिंबल आपका जो है Sb होता है। तो ये आप सारे एलिमेंट्स का नाम जो आप याद रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट मैं आपको जो है पीरियोडिक टेबल के बारे में कुछ ओवरव्यू बताऊं। मैक्सिमम हम बोल सकते हैं कि 5 मिनट में मैं पूरे पीरियोडिक टेबल के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चंस एसएससी के एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। पीरियोडिक टेबल से एक नए क्वेश्चंस हमें हर एक शिफ्ट में मैं देख रहा हूँ, तो इसलिए जो है आप इन वीडियोस को बहुत अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। और ये जो भी पावर प्रेजेंटेशन मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये सारे बोल सकते हैं कि एनसीईआरटी के फैक्ट्स मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो अगर मैं बात करूँ, ये आपका जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का पार्ट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका ये पूरे जो है आप बोल सकते हैं कि आपको देखने को मिलेगा, ये आपके 18 ग्रुप्स देखने को मिलेगा, 18 ग्रुप्स, और आपको जो है 7 पीरियड्स देखने को मिलेगा। इसमें 4 ब्लॉक्स होते हैं। ये आपका जो एस ब्लॉक है, और ये आपका जो है ये आपका जो है पी ब्लॉक है, ये आपका पी ब्लॉक है, ये आपका डी ब्लॉक है, और ये नीचे के आपके 2 है, ये आपके एफ ब्लॉक के नाम से जानते हैं। तो इस ब्लॉक में देखिए आपको याद रखना, ये आपका जो एल्कली मेटल का ग्रुप होता है। आपसे पूछा भी जाता है एल्कली मेटल्स के एलिमेंट्स, और ये आपका जो है सेकंड, ये आपका ये जो ग्रुप जो है इसे हम बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो यहाँ पे मैं डिस्कस करूँ आपके एस ब्लॉक एलिमेंट्स के नाम, फटाक से आप जो याद रखने का प्रयास कीजिएगा। एल्कली मेटल में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। एल्कली मेटल में एक्सेप्ट हाइड्रोजन को इंक्लूड नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एल्कली मेटल में हाइड्रोजन को इंक्लूड नहीं करते हैं। यहां से एल्कली मेटल का नाम स्टार्ट होता है, आपको याद रखना है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। लिथियम एटॉमिक नंबर 3rd, and सोडियम 11, पोटेशियम 19 एंड रुबिडियम 37, सीजियम 55। सीजियम को ऐसे आप याद रख सकते हैं, CS मींस 55, और ये आपका फ्रेंसियम 87 हो जाएगा, फ्रेंसियम 87 हो जाएगा। क्लियर। ये आपका जो है एल्कली मेटल होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। नेक्स्ट आपका जो है एल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कलाइन अर्थ मेटल में आपके जो है कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, ये भी आपसे पूछा जाता है। इसे बोलते हैं बेरिलियम, ये आपका जो है मैग्नीशियम, ये आपका कैल्शियम, ये आपका स्ट्रांसियम, ये आपका बेरियम, और ये आपका जो है रेडियम। ये आपका जो है एटॉमिक नंबर में मैं डिस्कस करूं, ये भी आपसे पूछा जाता है। बेरिलियम का 4 होता है, और ये आपका मैग्नीशियम का जो है 12 होता है, कैल्शियम का 20 होता है, और ये आपका स्ट्रोंसियम का 38 होता है, और ये बेरियम का 56 होता है, और आपका जो है रेडॉन का कितना होता है, आपका जो है 88 होता है। रेडॉन को रेडियम से कंफ्यूज मत होइएगा, ये आपका जो है सॉरी ये आपका रेडियम होता है, ये आपका रेडियम होता है, और ये आपका रेडॉन होता है। देखिए ये आपका रेडॉन है, रेडॉन का एटॉमिक नंबर 86 होता है, और ये आपका नोबेल गैस होता है। लेकिन आपका रेडियम जो होता है, Ra जो होता है रेडियम होता है, और ये अल्कलाइन अर्थ मेटल होता है, क्षारीय मृदा धातु से बोलते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल। क्लियर।
इसके साथ आप जो है अच्छे से आपको जो है कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होगी। ये आपका जो एस ब्लॉक होता है और हाइड्रोजन बोल सकते हैं कि एस ब्लॉक में ही आपका जो है ये प्रेजेंट होता है, लेकिन आपका जो एल्कली मेटल ये नहीं होता है। ये आपका जो है एल्कली मेटल नहीं होता है। एल्कली मेटल यहाँ से यहाँ तक होता है और ये आपका एल्कलाइन अर्थ मेटल होता है। क्लियर? एस ब्लॉक क्लियर हो गया। अब आते हैं पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक में मैं फटाक से डिस्कस कर दूं। ये आपका जो है ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट्स आते हैं। ये आपका जो बोरॉन फैमिली होता है। बोरॉन फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम और ये आपका जो है ये निहोनियम है। ये आप बोल सकते हैं कि बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 और ये एल्युमिनियम का 13, गैलियम का 31 और ये इंडियम का 49 और ये आपका जो है थैलियम का बोल सकते हैं 81 और ये आपका जो है NH क्या होता है? NH आपका निहोनियम होता है। इसका एटॉमिक नंबर आपका 113 होता है। और ये नेक्स्ट आपका जो है कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली में बोल सकते हैं ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट्स को हम कार्बन फैमिली बोलते हैं। कार्बन फैमिली में ये सारे एलिमेंट्स आते हैं: कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड एंड फ्लेरोबियम। मैं एक बार इसको आपको जो एटॉमिक नंबर बता दूं, कार्बन 6 होता है, सिलिकॉन 14 होता है, जर्मेनियम 32 होता है और ये आपका जो है टीन कितना 50 होता है और लेड आपका जो 82 होता है और ये आपका फ्लेरोबियम 114 होता है। क्लियर? नेक्स्ट आपका जो है ये आपका ग्रुप नंबर 15 जिसे हम नाइट्रोजन फैमिली के नाम से जानते हैं। नाइट्रोजन फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ एंड स्कोबियम। आपको एटॉमिक नंबर में बता दूं, नाइट्रोजन का 7 होता है, फास्फोरस जो होता है आपका 15 होता है, आर्सेनिक आपका जो 33 होता है और आपका ये Sb क्या होता है? एंटीमनी होता है। Sb आपका एंटीमनी होता है और ये आपको ये बताना है। ये बिस्मथ है बेसिकली। बिस्मथ आपका कितना होता है? बिस्मथ आपका जो है 80 होता है और ये आपका जेमोस्कोबियम 115 होता है। नेक्स्ट आपका जो है ये ऑक्सीजन फैमिली है, ग्रुप नंबर 16 के नाम से जानते हैं। ऑक्सीजन फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? OH स्टेपो से आप ऐसे याद रख सकते हैं: ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम एंड लिबरमोरियम। ऑक्सीजन बोले तो इसका एटॉमिक नंबर 8, सल्फर आपका 16, S फॉर S और S फॉर 16। तो सल्फर का कितना होता है? 16 एटॉमिक नंबर होता है। नेक्स्ट है आपका जो है सल्फर के बाद से सेलेनियम आपका 34 होता है और ये आपका टेलुरियम 52 होता है और ये पोलोनियम 84 होता है और लिबरमोरियम आपका जो है 116 होता है। क्लियर? नेक्स्ट आपका एलिमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये इसे हम बोलते हैं बोल सकते हैं कि जो आपका ये हैलोजन फैमिली होता है, ग्रुप नंबर 17, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और ये स्टार्टीन और ये आपका जो है टेनेसाइन। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर आपका जो है 9 होता है और आपका क्लोरीन का 17, ब्रोमीन का 35 और ये आयोडीन का 53, एस्टाडीन का 85, 80 बोले तो एस्टाडीन और 80 इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 85 होता है। एस्टाडीन 85 होता है। ऐसे आप याद रख सकते हैं। उसके बाद से जो है टेनेसाइन का कितना होता है? आपका जो है 117 होता है। लास्ट आपका जो है बोल सकते हैं कि ये आपका ये ग्रुप नंबर 18। ग्रुप नंबर 18 में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? इसे हम बोलते हैं जीरो फैमिली या फिर जो इनर्ट गैस या फिर जो नोबल गैस। तो ये बेसिकली इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? बोल सकते हैं कि जो है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन एंड ऑग्नेशन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन एंड ऑग्नेशन। आपको मैं बता दूं इसका एटॉमिक नंबर हीलियम का 2 होता है, 2 होता है, नियॉन का जो है बोल सकते हैं कि 10 होता है और ये आर्गन का 18 होता है, क्रिप्टॉन का 36 होता है, जेनॉन का 54 होता है, रेडॉन का जो 86 होता है। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, रेडियम में और उसके बाद से जो रेडॉन में, रेडॉन का 86 होता है लेकिन रेडियम का 88 होता है। और ये ऑग्नेशन जो है लास्ट एलिमेंट होता है पीरियोडिक टेबल का, जिसका बोल सकते हैं कि ऑग्नेशन इसका नाम है। 118 इसका एटॉमिक नंबर होता है। तो ये आपको मैं डिस्कस किया, ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स है। नेक्स्ट आपका जो है ये जो एलिमेंट आप यहाँ बीच में देख रहे हैं आपका डी ब्लॉक है। डी ब्लॉक में बेसिकली आपके जो 3 सीरीज आते हैं, ये 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज एंड 6D सीरीज, और यहाँ से यहाँ तक फैला आपका ये डी ब्लॉक। तो मैं इन सारे एलिमेंट्स को फटाफट डिस्कस कर लूं क्योंकि पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली आपके एग्जाम से पूछे जा रहे हैं। अगर आप एसएससी सीजीएल मेंस 2022 देने जा रहे हैं तो आप पीरियोडिक टेबल से एक्सपेक्ट करेंगे कि एक से 2 क्वेश्चंस तो पूछे ही जा रहे हैं। आप बोल सकते हैं कि पूछे जाएंगे आने वाले, आप बोल सकते हैं कि जो भी एसएससी के एग्जाम्स है उसमें पूछे जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन। तो ये बेसिकली आपका क्लास 10th का ही ये एनसीईआरटी का ये बोल सकते हैं कि इमेज है जिसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ये बेसिकली आपका 3D सीरीज, ये 4D सीरीज, ये 5D और ये 6D सीरीज। तो 3D सीरीज बेसिकली आपका बेसिकली डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं, ट्रांजिशन मेटल के नाम से जानते हैं। ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, ये भी आपसे पूछा जाता है। ये आपको मैं डिस्कस करूं 21 से लेकर के 30 के एलिमेंट्स आपके क्या होते हैं? आपके 3D सीरीज के एलिमेंट्स होते हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ये आपका 3D सीरीज के एलिमेंट्स कहां से कहां तक फैले होते हैं? 21 से लेकर के 30 तक फैले होते हैं। क्लियर? ये आपका 4D सीरीज है। 4D सीरीज कहां से कहां तक फैला होता है? 39 से लेकर के 48 तक। तो ये आपका अट्रियम है, ये आपका जिरकोनियम है, नियोबियम है, ये आपका 42 मोलिब्डेनम, 43 टेक्नीशियम और 44 रुथेनियम, 45 रहोडियम, 46 आपका जो है
पैलेडियम 47, अर्जेंटम 48, कैडमियम, और ये आपका जो है यहाँ पे समाप्त हो जाता है आपका 4D सीरीज। ये आपका जो 5D सीरीज है, 5D सीरीज जो है अब बोल सकते हैं यहाँ पे सीरीज ब्रेक होती है 57 के बाद से सीरीज फिर से कंटिन्यू हो जाती है। तो ये आपके जो लेंथनॉइड्स से आपका 58 से लेकर के जो 71 तक ये आपका जो है लेंथनॉइड सीरीज के नाम से फेमस और ये एफ ब्लॉक का एलिमेंट्स है। क्लियर। और इसे बोलते हैं ब्लॉक एलिमेंट्स को बोलते हैं इनर ट्रांजिशन मेटल। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स या फिर इनर ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं कौन होते हैं आपके लेंथनॉइड या फिर बोल सकते हैं कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को। एफ ब्लॉक बेसिकली लेंथनॉइड सीरीज और एक्टिनॉइड सीरीज दो में आपका ये डिवाइड होता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो आपको याद रखना है 58 से लेकर के 71, 58 से लेकर के आपका 71 जो लेंथनॉइड सीरीज होता है। और यहाँ पे मैं पहले आपको डिस्कस कर लूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका ये 5D सीरीज क्या होता है, तो 5D सीरीज आप बताएंगे कि आपका लैंथनम प्लस हाफनियम, हाफनियम में आपका जो है 72 से लेकर के मरकरी Hg तक आपका जो है वो 5D सीरीज होता है। लैंथनम 57 और ये हाफनियम 72 और ये आपका टेंडेलम 73 और ये आपका जो है ये आपका जो है ये W आपका जो है टंगस्टन होता है, ये आपका W टंगस्टन या फिर वुल्फ्रेम बोल सकते हैं। और ये आपका 75 रेडियम, 76 ऑस्मियम, 77 इरिडियम और 78 आपका प्लेटिनम होता है और ये आपका गोल्ड होता है। Au आपका गोल्ड होता है 79 और ये आपका Hg जो होता है वो मरकरी होता है 80 होता है। से आप याद रख सकते हैं Hg बेसिकली जो होता है कह सकते हैं कि जो मरकरी का जो है हाइड्रागायरम, हाइड्रागायरम जो इसका लैटिन नेम होता है, इसलिए इसका सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल जो Hg होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आपका ये 60 सीरीज भी बेसिकली क्या होता है कि 89 के बाद से डिसकंटिन्यू होता है और यहाँ से कौन सा सीरीज स्टार्ट हो जाता है, आपका एक्टिनॉइड सीरीज देखने को मिलता है। तो यहाँ से अगर मैं पूछूं कि 60 सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, तो आपको बताना एक्टिनियम प्लस मींस 89 प्लस जो है आपका 104 से लेकर के 112 तक के एलिमेंट्स जो होते हैं 60 सीरीज के एलिमेंट्स होते हैं। तो आपको मैं एक्सप्लेन कर दूं, ये बेसिकली एक्टिनियम है, एक्टिनियम 89, 104 आपका जो रदरफोर्डियम, 105 डुबनियम और 106 के बारे में आपसे ऑप्शन में था 106 आपका सेवोर्जियम, 107 आपका बोरियम और ये आपका जो है 108 हासियम और ये 109 मिटनेरियम, 1010 आपका ड्रमस्टेटियम और 111 आपका रोइंट्जेनम और आपका जो है 112 आप बोल सकते हैं 112 जो है कॉपर्निशियम है। तो इस तरीके से आप जो 60 सीरीज के एलिमेंट्स भी आप याद रख सकते हैं, क्योंकि आपको याद रखना पड़ेगा। आप नहीं याद रखेंगे तो आप बोल सकते हैं कि अगर पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो इतने भी हो सकता है कि आप क्वेश्चंस वहां पे रॉन्ग करके आए। एसएससी सीजीएल की एग्जाम में मैं बात कर रहा हूँ। क्लियर। नेक्स्ट मैं बात करूं कि आपका ये जो यहाँ से सीरीज आपका जो डिसकंटिन्यू हुई थी 90 से लेकर के जो है 90 से लेकर के आपका जो बोल सकते हैं 103 103 तक आपका जो है 90 से लेकर के 103 तक आपका जो एक्टिनॉइड सीरीज आपका बोल सकते हैं कि एक्सपैंड फैला होता है। तो पहले मैं आपको लेंथनॉइड सीरीज के एलिमेंट्स का नाम बता दूं 58 से आपका 71 के बारे में। ये आपका जो है सेरियम होता है, ये आपका ये 59 प्रेशियोडाइमियम, 60 आपका जो नियोडाइनियम, 61 आपका जो है प्रोमेथियम, 62 आपका जो समेरियम और ये आपका 63 यूरोपियम एंड 64 आपका जो है गैडोलिनियम और 65 आपका जो टर्बियम होता है और 66 आपका टेस्प्रोशियम होता है और 67 आपका जो होल्मियम होता है और 68 आपका जो है इर्बियम होता है और 69 आपका जो थूलियम होता है। कभी कभी इसका एटॉमिक नंबर पूछा जाता है आपका टीएम, टीएम जो है किसका जो है बोल सकते हैं कि जो सिंबल होता है तो थूलियम का होता है, 69 इसका एटॉमिक नंबर होता है और 70 आप बोल सकते हैं अटर्बियम जो होता है 70 होता है 70 होता है और ये आपका 71 आपका जो ल्यूटेटियम होता है। और नेक्स्ट मैं आपको डिस्कस कर लूं, ये बचा हुआ है आपका जो एक्टिनॉइड सीरीज के एलिमेंट्स, तो 90 से लेकर के 103 बोल सकते हैं 103 तक। तो ये आपका 90 जो होता है वो थोरियम होता है, 91 आपका जो प्रेशियोडाइमियम, ये आपका जो है ये आपका 91 कौन सा एलिमेंट होता है, प्रोटैक्टिनियम होता है, ना कि प्रेशियोडाइमियम। प्रेशियोडाइमियम आपका ऊपर है 59 होता है, ये आपका जो प्रोटैक्टिनियम होता है। प्रोटैक्टिनियम 91, 92 यूरेनियम, 93 नेप्टूनियम, 94 प्लूटोनियम, 95 अमेरिशियम, अमेरिशियम आप अमेरिका से याद रख सकते हैं, 96 क्यूरियम, क्यूरियम में और ये आपका जो सेरियम में कंफ्यूज नहीं होना, सेरियम आपका जो CuRium होता है और इसका एटॉमिक नंबर 58 होता है, लेकिन CuRium ये आपका CM होता है, चीफ मिनिस्टर आप ऐसे याद रख सकते हैं, ये आपका जो है ये क्यूरियम होता है, इसका एटॉमिक नंबर 96 होता है। क्लियर। ये आपका जो बर्केलियम 97 होता है और ये आपका जो 98 कैलिफोर्नियम, कैलिफोर्निया से आप याद रख सकते हैं 98 एलिमेंट कौन सा है, कैलिफोर्नियम है और 99 आपका जो आइंस्टीनियम, आइंस्टीन के बोल सकते हैं कि जो नाम पे आप याद रख सकते हैं आइंस्टीनियम और 100 बहुत इंपॉर्टेंट पूछा भी जाता है, 100 आपका जो फर्मियम एलिमेंट है और ये 101 आपका जो मेंडेलियम है, 102 आपका जो नोवेलियम है और 103 आपका जो लॉरेंशियम है। इसी के साथ आप बोल सकते हैं कि मैंने काफी डिटेल में आपको जो है वो समझाने का प्रयास किया। सारे जो भी आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो भी एलिमेंट्स मेंशन है 118 एलिमेंट्स आपके मेंशन है, तो उन सारे एलिमेंट्स को मैंने काफी डिटेल में डिस्कस किया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आप देख रहे हैं मेटलॉइड की कैटेगरी है, तो आप यहाँ पे वीडियो को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, आपका ये लिथियम जो होता है सबसे लाइटेस्ट बोल सकते हैं कि मेटल होता है और ये ऑस्मियम जो होता है सबसे भारी आपका जो मेटल होता है।
इसका जो है स्क्रीनशॉट लेकर के आप ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख सकते हैं कि कौन सा आपका 80% आपका जो होता है ना, ये सारे के सारे आपके मेटल होते हैं, सारे के सारे आपके जो ये मेटल है, और ये आपका मेटलॉइड है, और ये आपका जो नॉन मेटल है, और ये भी आपके सारे के सारे एलिमेंट्स आपके मेटल ही है। तो 80% एलिमेंट आपके जो वो मेटल होते हैं। क्लियर? आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अगर कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आपका ये ट्रांस साइबेरियन रेलवे सिस्टम जो है बेसिकली जो आपका ये व्लादिवोस्टोक से लेकर के जो है ये आपका ये फैला हुआ है, तो ये बेसिकली किसके कोस्ट पे देखने को मिलता है? देख रहे हैं कितना सुंदर सा नजारा आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो बेसिकली आपका ट्रांस साइबेरियन रेलवे सिस्टम का हमें देखने को मिलता है। तो किसके कोस्ट पे? अटलांटिक या फिर अंटार्कटिक या फिर जो आर्कटिक या फिर जो पैसिफिक। तो सारे के सारे आपके ओशियंस का नाम यहाँ पे दे रखा है। तो बेसिकली जो है हमें देखने को मिलता है ट्रांस साइबेरियन रेलवे सिस्टम जो होता है हमें देखने को मिलता है पैसिफिक ओशियन के कोस्ट पे, पैसिफिक प्रशांत महासागर के कोस्ट पे। इसका आंसर आपका जो है क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो होता है टीएसआर आप बोल सकते हैं कि ये कनेक्ट करता है यूरोपियन रशिया को, बोल सकते हैं किससे? आपका जो है रशिया के फॉर ईस्ट से बेसिकली कनेक्ट करता है। स्पैनिंग ऑफ द लेंथ आप बोल सकते हैं कि 9289 किलोमीटर बेसिकली उसकी पूरी लेंथ है। और ये बोल सकते हैं कि आपका जो है कितना किलोमीटर? ये तो आप किलोमीटर में, ये आपका जो माइल्स में है 5772 माइल्स। और ये बोल सकते हैं कि जो लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन है आपका जो पूरे वर्ल्ड में, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है, पूरा ये लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन है पूरे वर्ल्ड में, आपको ये पॉइंट याद रखना है। और ये कहां से कहां तक चलता है? तो आप बोल सकते हैं कि जो है रशिया का एक सिटी है मॉस्को, मॉस्को से लेकर के ये आपका वेस्ट में, इन द वेस्ट में, और ये आप बोल सकते हैं सिटी ऑफ व्लादिवोस्टोक आपका जो ईस्ट में देखने को मिलता है। तो वेस्ट से ईस्ट में देखने को मिलता है आपका ये मॉस्को से स्टार्ट होकर के कहां पे आपका ये फिनिश होता है? व्लादिवोस्टोक में, वो भी आपका ईस्ट पार्ट में। और ये पैसिफिक ओशियन पे हमें देखने को मिलता है, इसकी कोस्ट पे आपका ये ट्रांस साइबेरियन रेलवे सिस्टम हमें देखने को मिलता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है बेसिकली क्वेश्चन आपके ग्रीन रिवोल्यूशन से रिलेटेड है। ग्रीन रिवोल्यूशन के दौरान आपसे पूछ रहा है किस क्रॉप के एरिया का जो है हाई यील्ड वेराइटीज का बेसिकली जो है यूज किया गया था? किस क्रॉप एरिया की जो है हाई यील्ड वेराइटीज का यूज किया गया था? फर्स्ट ऑप्शन है आपका शुगर केन, या फिर जो है पल्सेस, या फिर जो है ऑयल सीड्स, या फिर जो है व्हीट। तो उस समय जो है ग्रीन रिवोल्यूशन पे जो है पूरा का पूरा ध्यान था, जो आप बोल सकते हैं जो है व्हीट की हाई यील्ड वेराइटीज के बारे में डिस्कशन हो रहा था। तो बेसिकली जो है इसका आंसर आपका जो है फोर्थ हो जाएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप फोकस कर सकते हैं। ये जो ग्रीन रिवोल्यूशन कब से स्टार्ट हुआ था आपका जो है बोल सकते हैं कि 1960 से जो है आपका ये बेसिकली आपका ग्रीन रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, हरित क्रांति स्टार्ट हुआ था। बेसिकली आपको फोकस करना है कि इसका पर्पस क्या था? तो यूज ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटीज आप बोल सकते हैं। उसके लिए सीड क्या होना चाहिए कि हाई यील्डिंग वेराइटीज सीड्स, और उसके साथ साथ जो भी आपके मैकेनाइज्ड टूल्स, फॉर्म टूल्स भी होने चाहिए थे। बोल सकते हैं कि बेस्ट तरीके से आपके जो टूल्स टेक्निक भी होने चाहिए थे। उसके बाद से इरिगेशन पे फोकस था। इरिगेशन फैसिलिटी जो आप बोल सकते हैं सिंचाई की सुविधा बेस्ट तरीके से होनी चाहिए। पेस्टिसाइड्स और उसके साथ साथ फर्टिलाइजर्स पे फोकस किया गया था। बोल सकते हैं कि जो है 1960s में जो है ग्रीन रिवोल्यूशन के दौरान। क्लियर? तो मेनली जो आपको बोल सकते हैं कि एग्रीकल्चर साइंटिस्ट आपके जो है एमएस स्वामीनाथन, इंडिया में बोल सकते हैं कि फादर ऑफ, आपसे पूछा जाए फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका एमएस स्वामीनाथन। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो आप याद रख सकते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन के फादर जो है किसे कहा जाता है? नॉर्मन ई बोरलॉग को कहा जाता है। क्लियर? तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है ग्रीन रिवोल्यूशन से रिलेटेड, जहां से आपके एग्जाम से क्वेश्चंस पूछा जाता है। ये आपका एमएस स्वामीनाथन का नाम आप याद रख सकते हैं, और उसके बाद से जो है नॉर्मन ई बोरलॉग का नाम आप याद रख सकते हैं। ये आपके जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन है। और ये आपके जो एमएस स्वामीनाथन जो आपके जो है फादर ऑफ इंडिया, बोल सकते हैं कि इंडिया में जो आपके ये ग्रीन रिवोल्यूशन के फादर माने जाते हैं, एमएस स्वामीनाथन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बेसिकली 12th चीफ मिनिस्टर आपके जो उत्तराखंड को किसको अपॉइंट किया गया था? बेसिकली ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका जो है वीरेंद्र सिंह, या फिर प्रमोद सावंत, या फिर जो है भगवंत सिंह मान, या फिर जो पुष्कर सिंह धमनी। तो आपके 12 चीफ मिनिस्टर बने थे आपके उत्तराखंड के आपके जो पुष्कर सिंह धमनी। और ये आपको याद रखना है कि ये बेसिकली आपके वीरेंद्र सिंह जो है ये आपके इंडियन पॉलिटिशियन है, और ये बेसिकली कहां के सीएम है? ये बेसिकली फुटबॉलर भी बोल सकते हैं, और उसके साथ साथ जर्नलिस्ट भी थे। तो ये गेम भी खेलते थे फुटबॉल, और उसके साथ साथ ये जर्नलिस्ट भी थे। और ये बोल सकते हैं कि इस समय वो सर्विंग कर रहे हैं, बोल सकते हैं कि चीफ मिनिस्टर के रूप में, कि कहां के जो है मणिपुर के सीएम है। कौन? आपके जो है वीरेंद्र सिंह। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ये बेसिकली आपका ये उस समय का डाटा है, जब मैं अभी आज जो है बेसिकली आपका 9 जनवरी में को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो ये आप ये डाटा याद रख सकते हैं। ये तो सीएम और उसके बाद से गवर्नर तो हमेशा चेंज होते रहते हैं। तो ये आप जो डाटा आने वाले समय में हो सकता है कि चेंज हो जाए, लेकिन आपको याद रख सकते हैं करंट में आपके जो है सीएम आपके जो है मणिपुर के कौन है? आपके जो है वीरेंद्र सिंह जी है। उसके बाद से प्रमोद सावंत आपके जो है ये आप बोल सकते हैं कि 11th बोल सकते हैं कि करंट सीएम है आपके जो है गोवा के। और उसके बाद से जो भगवंत सिंह मान, ये भी आपके करंट बोल सकते हैं कि सीएम है कहां के? आप बोल सकते हैं कि जो है ये आपके पंजाब के, और इनका पार्टी क्या है? आपका जो है भगवंत सिंह मान का इनका पार्टी जो है आम आदमी पार्टी। जो बोल सकते हैं कि इनके लीडर आप बोल सकते हैं कौन है? आपके जो अरविंद केजरीवाल जी हैं। ओके, पुष्कर सिंह धामी आप देख सकते हैं कि आपके 12 सीएम है, ये आपके जो है करंट सीएम है आपके जो है उत्तराखंड के, और इनका पार्टी क्या? बीजेपी पार्टी है, पुष्कर सिंह धामी का। क्लियर? धामी का।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे ये पूछ रहा है कि आपको बेसिकली जो है इसमें दो स्टेटमेंट दे रखा है और इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका जो है वो करेक्ट है। पहला आपसे यहाँ पे मेंशन है, पहला स्टेटमेंट, ये जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट जो होता है एडोलेसेंट्स के लिए आपका जो हायर होता है एडल्ट में, तो बेसिकली एडोलेसेंस में जो आपका न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट आप बोल सकते हैं कि एडल्ट से ज्यादा होता है। और सेकंड ऑप्शन आपका जो एडोलेसेंट्स का जो बेसिकली आपका जो ये एज ग्रुप जो होता है बेसिकली 10 ईयर से लेकर के 19 ईयर्स के बीच में होता है। तो एडोलेसेंट्स का जो बेसिकली आप बोल सकते हैं कि एज ग्रुप का जो बोल सकते हैं कि एज ग्रुप जो होता है बेसिकली 10 से लेकर के 19 को हम क्या बोलते हैं, एडोलेसेंट्स, या फिर बोल सकते हैं कि इनका ये क्या होता है कि इनको जो वो कैटेगराइज किया गया, इनका एज ग्रुप होता है एडोलेसेंट्स का। तो ये ऑप्शन आपका जो सेकंड क्या है कि आपका ये करेक्ट है। और ये न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट जो होता है एडोलेसेंट्स में वो बेसिकली आपका हायर होता है, किसके रिस्पेक्ट में, आपके एडल्ट के रिस्पेक्ट में। तो बेसिकली दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट, इसलिए इसका आंसर आपका जो है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है इसमें से कौन सा आर्टिकल होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बेसिकली आपका सेपरेट कर रहा होता है जुडिशरी को किससे, आपके एग्जीक्यूटिव से। कौन सा आर्टिकल ये सेपरेट करता है बेसिकली, तो आर्टिकल 143, आर्टिकल 143, या फिर आर्टिकल 50, या फिर जो आर्टिकल 144, आर्टिकल 144, 144, या फिर जो आर्टिकल 74। तो आपको याद रखना है कि आर्टिकल 50 जो होता है वो बेसिकली क्या करता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 50 जो होता है बेसिकली क्या करता है कि वो सेपरेट करता है किसको, जो जुडिशियरी को, किससे, आपके जो एग्जीक्यूटिव से। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल का नाम आप याद रख सकते हैं। आर्टिकल 143 में क्या है आपका जो है, 143 में मेंशन है आपका जो है ये एड एंड एडवाइजरी, आप बोल सकते हैं कि जो ये एडवाइस ले सकते हैं प्रेसिडेंट किससे, आपके सुप्रीम कोर्ट से। ये बेसिकली आपका जो है ये मेंशन है आर्टिकल 143 में। ओके, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आप याद रख सकते हैं कि आपका ये आर्टिकल 143 में जो है क्या मेंशन है, आपका एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, तो आप बोल सकते हैं इसे हम कंसल्टेशन जुरिस्डिक्शन के भी नाम से जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट। तो इस समय इस आर्टिकल के अंदर आप बोल सकते हैं कि प्रेसिडेंट क्या करते हैं कि वो एडवाइस ले सकते हैं आपके जो है सुप्रीम कोर्ट से। क्लियर, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रख सकते हैं, आर्टिकल 143 में मेंशन है। आर्टिकल 144 में क्या मेंशन है, आप बोल सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली एडवाइस जो है आपका सिविल और जुडिशियल अथॉरिटीज जो होता है वो बेसिकली क्या करता है कि एक्ट करता है, वो क्या करता है कि एड एंड ये आपका जो है ये एडवाइस देते हैं किसको, जो है सुप्रीम कोर्ट को। क्लियर, तो ये आपका आर्टिकल 144 में क्या है कि आपका ये मेंशन है। नेक्स्ट आपका जो आर्टिकल 74 में क्या है कि आपका जो है ये बेसिकली आपका ये कॉन्स्टिट्यूशन ये क्या कहता है कि बेसिकली आपका जो है एक क्या होगा कि आपका जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, जो आप बोल सकते हैं कि इसके हेड कौन होंगे, आपके पीएम होंगे। और बोल सकते हैं कि ये एड एंड एडवाइस देंगे किसको, प्रेसिडेंट को एडवाइस देंगे कि किसको जो है क्या करना है कि आपका जो है एक्सरसाइज या फिर फंक्शंस, या फिर बोल सकते हैं कि उनके ये बेसिकली एड एंड एडवाइस देते हैं प्रेसिडेंट को। ऐसे आप याद रख सकते हैं, आर्टिकल 74 में ये पॉइंट मेंशन है। और ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड कौन होते हैं, तो आपके प्राइम मिनिस्टर जी होते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रख सकते हैं। आर्टिकल 50 जो होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, बेसिकली आपका सेपरेशन ऑफ होता है, बोल सकते हैं कि जुडिशरी को किससे जो है ये एग्जीक्यूटिव से क्या करता है कि सेपरेट करता है, आपका ये आर्टिकल 50। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आप उसे क्या कहोगे, उस कंपोनेंट ऑफ क्या कहोगे जिसका आइडेंटिकल साइज हो और ये क्या करता है कि उसमें हायर रेजिस्टेंस होता है। और उसमें हायर रेजिस्टेंस बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी अच्छे तरीके से पास नहीं हो पा रही है। तो ये क्या है, आपका पुअर कंडक्टर है, या फिर सेमी कंडक्टर है, या फिर गुड कंडक्टर है, या फिर वेरी गुड कंडक्टर है। तो हायर रेजिस्टेंस इट मींस जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो अच्छे से पास नहीं हो पा रही है, तो बेसिकली आपका पुअर कंडक्टर होगा। क्लियर, तो इसका आंसर आपका जो है फर्स्ट हो जाएगा, पुअर कंडक्टर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है किसमें से कौन से मंथ में जो है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन है बेसिकली आपके 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। तो मैं उन 4 ग्रैंड स्लैम का जो बोल सकते हैं कि ये कब कब खेला जाता है इसके बारे में डिस्कस भी करूंगा। लेकिन आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जो होता है ये बेसिकली जो है 2022 में जो है कब ये खेला गया था, किस मंथ में, फरवरी में, या फिर मार्च में, या फिर जनवरी में, या फिर जो है अप्रैल में। तो याद रखिए ये बेसिकली ऑस्ट्रेलियन ओपन जो होता है वो मिड जनवरी में खेला जाता है, इसलिए इसका आंसर आपका जो वो थर्ड हो जाएगा। ये आपके 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। फर्स्ट आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, सेकंड आपका फ्रेंच ओपन, थर्ड आपका विंबलडन, और ये फोर्थ है आपका जो यूएस ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन मिड जनवरी में खेला जाता है, और ये फ्रेंच ओपन को जिसे हम रोलैंड गैरोस के भी नाम से जानते हैं, फ्रेंच ओपन को। और ये बेसिकली हमें देखने को मिलता है कब ये खेला जाता है, मई, ये बोल सकते हैं कि लेट मई या फिर जो अर्ली जून में देखने को मिलता है ये पर्टिकुलर गेम आपका जो है ये फ्रेंच ओपन। और ये विंबलडन बोल सकते हैं कि जून जुलाई में देखने को मिलता है, उसमें खेला जाता है विंबलडन। और ये यूएस ओपन जो अगस्त से बोल सकते हैं कि अगस्त सितंबर में खेला जाता है आपका ये यूएस ओपन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ये बेसिकली आपका जो है फेस्टिवल से रिलेटेड है। ये आपसे पूछ रहा है कि कौन सा आपका जो तिब्बतियन न्यू ईयर जो है बेसिकली जो है सेलिब्रेट करते हैं, किस नाम से जो तिब्बतियन न्यू ईयर को हम जानते हैं या सेलिब्रेट किया जाता है, लोहांग, या फिर लोसार, या फिर जो है मयोको, या फिर जो है मुरुंग।
तो याद रखिए बेसिकली आपका जो है लोसार जो होता है वो तिब्बतियन न्यू ईयर को हम बोलते हैं। तिब्बतियन न्यू ईयर को हम किस नाम से जानते हैं? लोसार फेस्टिवल बेसिकली जो सेलिब्रेट किया जाता है तिब्बत में, तिब्बत के लोगों द्वारा, या फिर बोल सकते हैं सिक्किम में। तो ये बेसिकली जो है वो सिक्किम के लोगों का एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होता है और ये न्यू ईयर को वो लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो इसका आंसर आपका जो सेकंड हो जाएगा लोसार हो जाएगा। आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट पे फोकस करना है क्योंकि ऑप्शन में जो भी मैं पॉइंट्स यहाँ पे था उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये आपका जो है लोहांग ऑप्शन में था। ऑप्शन में क्या था? आपका लोहांग था, लेकिन यहाँ पे बेसिकली लोहांद क्या होता है, लोहांद के बारे में आप इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखते हैं कि बेसिकली छठ पूजा जो होता है ना, छठ पूजा जो है बिहार का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है छठ पूजा। बाकी नॉर्थ इंडिया में भी सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन बिहार का इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है छठ पूजा है। तो बेसिकली जो है इसमें इसका जो आपका ये 4 दिन का ये आपका ये फेस्टिवल होता है छठ पूजा। तो ये बेसिकली सेकेंड डेज को बेसिकली हम लोहांद के नाम से जानते हैं। तो लोहांग और उसके बाद से लोहांद में आपको कंफ्यूजन नहीं होना। लोहांग आपका जो है कोई फेस्टिवल नहीं होता है, लेकिन लोहांद होता है। लोहांद जो होता है सेकेंड डे जो होता है छठ पूजा को, उसको हम बोलते हैं होते हैं लुसांग। और उसके बाद से जो है नैमसुंग को बेसिकली आपका जो है ये सिक्किम का जो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, इसका नाम आप याद रख सकते हैं। लोसार जो तिब्बतियन न्यू ईयर होता है और उसके बाद से जो है ये 2 दिन तक चलता है। इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप रीड कर सकते हैं। ये आपका जो है माउंट मयोको आपका ऑप्शन में था। मयोको कोई फेस्टिवल नहीं होता है आपका, ये माउंट मयोको है जो हमें देखने को मिलता है जापान में। ये बेसिकली आपका एक्टिव वॉल्केनो है। माउंट मयोको जो एक प्रकार का एक्टिव वॉल्केनो है, और ये बोल सकते हैं कि जो आपके 100 फेमस माउंटेन्स में से आपका एक इंपॉर्टेंट माउंटेन का भी नाम है आपके माउंट मयोको। जो कहाँ सिचुएटेड है, कहाँ लोकेटेड है आपका? ये जापान में लोकेटेड है। और ये मुरुंग क्या है? मुरुंग आपका फेस्टिवल जो होता है हमें देखने को मिलता है अरुणाचल प्रदेश में, और ये आपातानी ट्राइब जो होता है, आपातानी अरुणाचल प्रदेश की ट्राइब है, इसके द्वारा इस पर्टिकुलर फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है, मुरुंग फेस्टिवल को। क्लियर? और ये बोल सकते हैं कि जो आपका आपातानी ट्राइब जो है वो कहाँ रहती है आपके, बोल सकते हैं लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में रहती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे डिस्कस करने से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं। फ्रीक्वेंटली जो आपके एग्जाम से सिक्किम के फेस्टिवल पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे आपके जो आप बोल सकते हैं कि सिक्किम के फेस्टिवल है, मैं एक बार रीड कर दे रहा हूँ, उसके बाद से आप इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख सकते हैं। जैसे मैं कुछ इंपॉर्टेंट बता दूं आपको, सगा दवा बार बार पूछा जाता है, लोसार भी पूछा गया आपसे जो है सगा दवा, और उसके बाद से जो है लोसार, और उसके बाद से सकेवा। बाकी आप जो है वीडियो को पॉज करके जो है इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप खुद से रीड कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट आपका सगा दवा, लोसार और उसके बाद से सकेवा है, ये आपसे पूछा जाता है। बेसिकली आपका दुर्गा पूजा जो होता है, जो नवरात्र हम लोग नॉर्थ इंडिया में मनाते हैं ना, वो बेसिकली उसे हम दशैन के नाम से मनाया जाता है, जो है बोल सकते हैं कि सिक्किम स्टेट में। और सारे के सारे आपके जो है इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, आप बोल सकते हैं कि सिक्किम के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, आपको बताना है कि कौन सा लेयर होता है एटमॉस्फेयर का, जो बेसिकली जो है रेडियो ट्रांसमिशन में क्या करता है कि वो हेल्प कर रहा होता है। एक्सोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, या फिर मेसोस्फीयर, या फिर जो स्ट्रेटोस्फीयर। तो याद रखिए कि आपका रेडियो ट्रांसमिशन में आपका कौन सा लेयर एटमॉस्फेयर का हेल्प करता है, तो आपको आंसर करना है, या बेसिकली इसका आंसर आपका जो है थर्मोस्फीयर होता है। आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट पर फोकस करना है। बेसिकली आपके लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर की मैं बात करूं, सबसे पहले आप सबसे बाहर जो होता है एक्सोस्फीयर होता है, नेक्स्ट आपका जो है थर्मोस्फीयर, नेक्स्ट आपको जो देखने को मिलेगा बीच में मेसोस्फीयर होता है, और सबसे नीचे जो होता है बोल सकते हैं कि ट्रोपोस्फीयर होता है, उसके बाद से स्ट्रेटोस्फीयर। तो आप ऐसे एक कोड बना लीजिए EIMST। क्या होता है आपका जो EIMST, EIMST, ये आपका जो ट्रोपोस्फीयर या स्ट्रेटोस्फीयर, फिर मेसोस्फीयर, फिर आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर को हम थर्मोस्फीयर के भी नाम से जानते हैं। और ये आपका जो ये एक्सोस्फीयर होता है। यहाँ पे आपका जो फ्रीक्वेंटली नेक्स्ट शिफ्ट में पूछा भी गया था कि आपका ट्रोपोस्फीयर की जो है बोल सकते हैं कि ये कहां से कहां तक फैला होता है, तो 0 to 12 किलोमीटर होता है, और ये 12 to 50 किलोमीटर होता है स्ट्रेटोस्फीयर। ये इसी स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर हमें देखने को मिलता है। मेसोस्फीयर आपका जो 50 to 80 किलोमीटर तक फैला होता है, और ये थर्मोस्फीयर आपका जो 50 to 700 किलोमीटर तक फैला होता है। 80 to 700, 80 से लेकर के 700 किलोमीटर तक ये आपका ये थर्मोस्फीयर फैला होता है। और एक्सोस्फीयर आपका जो है 700 से लेकर के जो है 10,000 आपका जो किलोमीटर तक फैला होता है। यहाँ पे जो भी बादल की घटनाएं होती है, बादल का फॉर्मेशन, क्लाउड का फॉर्मेशन ट्रोपोस्फीयर में देखने को मिलता है। रेडियो साउंड जो होता है आप कह सकते हैं कि आप में देखने को मिलता है किसमें, स्ट्रेटोस्फीयर में, और मेटियोर्स हमें मेसोस्फीयर में देखने को मिलता है। और स्पेस क्राफ्ट कहां उड़ाया जाता है, स्पेस क्राफ्ट को आयनोस्फीयर या फिर जो थर्मोस्फीयर में उड़ाया जाता है। और सैटेलाइट जो होता है कहां पे आपका सिचुएटेड होता है, एक्सोस्फीयर में सिचुएटेड किया जाता है सैटेलाइट को। क्लियर? एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ये जो वैल्यू जो होता है बेसिकली जीडीपी का, आपके करंट जो है प्रिवेलिंग प्राइसेस में, उसे हम किस नाम से जानते हैं? नॉमिनल करंट जीडीपी, या फिर जो है डोमेस्टिक जीडीपी, या फिर रियल जीडीपी। तो याद रखिए उसे हम नॉमिनल जीडीपी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है कि किसके दौरान जो बेसिकली आपका जो है ये आपका जो है
दौरान जो आपका ऑस्ट्रिच बेसिकली शुतुरमुर्ग होता है जो इंडिया में हमें देखने को मिलता था, बेसिकली पहले पाया जाता था, ये आपसे पूछ रहा है। ये आपका एज दे रखा है, मेसोलिथिक या फिर सैल्कोलिथिक या फिर नियोलिथिक या फिर जो पेलियोलिथिक। तो ये बेसिकली आपके जो इंडिया में कब जो आपके ऑस्ट्रिच पाए जाते थे, किस के दौरान, तो पेलियोलिथिक एरा के दौरान। तो इसका आंसर आपका जो है वो क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ये बेसिकली करंट अफेयर का क्वेश्चन है, मैं ज्यादा इसे फोकस नहीं करूंगा क्योंकि करंट अफेयर हमेशा आपके जो है एग्जाम्स में जो है लेटेस्ट पूछे जाते हैं, लेकिन आपको आइडिया होगा कि किस टाइप के करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। ये जो महाराष्ट्र डिपार्टमेंट है बेसिकली आपके प्रिजन्स के लिए, जो बेसिकली बोल सकते हैं कि जेल, जो आपके प्रिजन्स उसके जो जेल है उसने क्या किया, एक लॉन्च किया था एक लोन स्कीम, जिसके लिए आपके जो इनमेट्स सर्विंग सेंटेंसेस जेल्स में आप बोल सकते हैं कि जो है पूरे स्टेट पर, पूरे महाराष्ट्र स्टेट में। तो इस क्रेडिट स्कीम का क्या नाम था? इस क्रेडिट स्कीम का नाम था आपका जो है जीव हला नाम था। क्या नाम था आपका? जो जीव हला नाम था। इसका आंसर आपका जो फर्स्ट हो जाएगा। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये बेसिकली किस स्टेट में आपका ये मैहर कोर्ट जो है आपका ये सिचुएटेड है, किस स्टेट में आपका मैहर कोर्ट सिचुएटेड है, जहां पे आपके जो है बाबा आपके जो है अलाउद्दीन खान जो है वो एक म्यूजिशियन थे। मैहर कोर्ट किस स्टेट में आपका सिचुएटेड है, जहां पे आपके बाबा अलाउद्दीन खान क्या थे, आपके म्यूजिशियन थे? त्रिपुरा में आपका सिचुएटेड है, या फिर उत्तर प्रदेश में, या फिर मध्य प्रदेश में, या फिर छत्तीसगढ़ में? तो याद रखिए मैहर कोर्ट आपको जो एम फॉर मैहर और एम फॉर मध्य प्रदेश, तो मैहर में आपको देखने को मिलेगा जो है मैहर कोर्ट देखने को मिलेगा एमपी स्टेट में, जहां पे आपके जो है बाबा अलाउद्दीन खान क्या करते थे कि म्यूजिशियन थे। इनका इमेज भी आप देख सकते हैं, ये आपके जो है बाबा अलाउद्दीन खान का इमेज है, जिसे हम प्यार से क्या बोलते थे, इनका नाम था अलाउद्दीन खान, लेकिन इनसे प्यार से हम बाबा अलाउद्दीन खान भी कहते थे। और इनका ये बोल सकते हैं कि इनका ये डेट ऑफ बर्थ है, और 1862 से लेकर के जो है 1972 तक इनका जो है ये लाइफ बोल सकते हैं ड्यूरेशन रहा है। और ये आपके स्रोत बजाते थे, क्या बजाते थे? ये स्रोत बजाते थे। और ये बोल सकते हैं कि ये कोर्ट म्यूजिशियन थे, बोल सकते हैं कि महाराजा ऑफ द मैहर। क्लियर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है इस पर्टिकुलर सेट का जो है, इसमें से आपको क्या बताना है, कंपनी का नाम बताना है जिसने क्या करी थी कि फैक्ट्री को एस्टैब्लिश किया था। उन्होंने जो है 1651 में जो है हुगली नदी के किनारे पे, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो कौन सी कंपनी, किसने जो एस्टैब्लिश करी थी फैक्ट्री को? तो डेनिश या फिर पुर्तगीज पुर्तगाली या फिर इंग्लिश बेसिकली अंग्रेज को कहते थे, और आपका जो है ये फ्रेंच। तो ये बेसिकली किसने एस्टैब्लिश करी थी? इसका आंसर आपका जो इंग्लिश हो जाएगा, अंग्रेजों ने करी थी। आप बोल सकते हैं कि जो है हुगली नदी के किनारे जो है कंपनी एस्टैब्लिश करी थी उन्होंने जो है 1651 में। क्लियर। आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, ये जो फ्रेंच ने अपनी पहली फैक्ट्री बोल सकते हैं कि जो है सूरत में उन्होंने एस्टैब्लिश करी थी। कब करी थी? 1669 में करी थी। डेनिश ने अपने एस्टैब्लिश किया था ईस्ट इंडिया कंपनी, बोल सकते हैं 1616 में डेनिश ने एस्टैब्लिश किया था। क्लियर। ये आपका जो है डेनिश बेसिकली उन्होंने जो सेटलमेंट्स अपना कहाँ रखा था? ट्रैंकोबार में। ये ट्रैंकोबार बेसिकली जो है तमिलनाडु में। और ये कब करी थी उन्होंने जो है अपने को सेटलमेंट्स, बोल सकते हैं कि ट्रैंकोबार में एस्टैब्लिश सेटलमेंट हुए थे आपके डेनिश, और ये बोल सकते हैं कि 1620 में। क्लियर। और ये पुर्तगीज जो है पहले आने वाले यूरोपियंस थे और लास्ट में जाने वाले यूरोपियन थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रख सकते हैं, पुर्तगीज पहले आए थे और सबसे लास्ट में गए थे। ओके। और ये 1498 में 1498 जो वास्को डी गामा बेसिकली ये पुर्तगाल के रहने वाले थे, उन्होंने जो डिस्कवर किया था न्यू सी रूट बेसिकली जो है यूरोप टू इंडिया, और ये बोल सकते हैं कि ये नाविक थे। वास्को डी गामा एक नाविक थे, और जो आप बोल सकते हैं कि जो है किसके चारों तरफ, ये अफ्रीका के जो आपके चारों तरफ बोल सकते हैं कि किसके थ्रू, केप ऑफ गुड होप के रास्ते से वो कहां पहुंचे थे? कालीकट। और ये कालीकट नाम के बंदरगाह पे पहुंचे थे। आप बोल सकते हैं कि जो है ये कब पहुंचे थे? तो 20 मई 1498 को पहुंचे थे। और ये बोल सकते हैं कि ये बंदरगाह जो आपका कालीकट नामक बंदरगाह पे पहुंचे थे, और इनको जो है कौन वेलकम किया था? तो इनका नाम आप याद रख सकते हैं, जमोरिन। जमोरिन के द्वारा इनको जो भव्य स्वागत किया गया था। और बोल सकते हैं कि ये हिंदू रूलर थे। कब? उस समय जो है वो 1498 के समय जो है 20 मई 1498 को जब पहुंचे थे वास्को डी गामा, तो इनको जो है भव्य स्वागत किया गया था। किसके द्वारा? जो है जमोरिन के द्वारा। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है कि जो है किस हिंदू रूलर ने जो कालीकट नाम के बंदरगाह पे जो है जब ये वास्को डी गामा पहुंचे थे 20 मई 1498 को, तो इनको भव्य स्वागत किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? जमोरिन के द्वारा किया गया था। क्लियर। ओके। इसी के साथ आप बोल सकते हैं सीजीएल टायर 1 जनरल अवेयरनेस के टोटल 25 क्वेश्चंस का ये पर्टिकुलर एग्जाम में जो आप बोल सकते हैं कि 2 दिसंबर 2022 का जो एग्जाम हुआ था पर्टिकुलर शिफ्ट में, इसका ये डिटेल डिस्कशन आपका जो है वो कंप्लीट होता है। आई होप आप इस पर्टिकुलर वीडियो को एंजॉय करेंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।